ठीक है, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, एक बार आप लोग बोल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, शिवम शुक्ला जी। वेलकम टू द क्रिडोज आईएएस एकेडमी। स्वागत है आपका क्रिडोज आईएएस एकेडमी में। मैं शिवम पांडे स्वागत करता हूं सबका क्रिडोज आईएएस में। आपको पता है कि अभी तक हम लोगों ने ज्योग्राफी में 505 क्वेश्चन जो है कवर कर लिए हैं 12,000 प्रश्नों की श्रृंखला में। तो आज आप देखेंगे कि उसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज काफ़ी तेज़ी से कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब आवाज़ आ रही है सब लोगों को? एक बार बताइए, आवाज़ आ रही है? गुड इवनिंग प्रतिमा जी। गुड इवनिंग। गुड गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। ज्योति सिंह जी, आरोही जी, नीलम वर्मा, दिव्या सिंह जी, सभी लोग तेजी से आप लोग जुड़ जाइए। हम लोग सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऋतु मिश्रा जी, बिल्कुल बिल्कुल। वॉइस आ रही है ठीक से? बिल्कुल। कमल पटेल जी, आ रही है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लोग यहाँ पे देखेंगे, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानिए। तो मृदा अपरदन अपरदन की प्रक्रिया कैसी होती है आपको पता होनी चाहिए। मृदा अपरदन की प्रक्रिया, ठीक है। तो आज हम लोग काफ़ी तेज़ी से सेशन को कवर करेंगे। कल कल आप देखेंगे जो है, कल देखा था आपने कि काफ़ी कम क्वेश्चन हो पाए थे एक्सप्लेनेशन के चक्कर में। आप देखेंगे 75 क्वेश्चन ही हो पाए थे। तो ये अगर इस एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा हम लोग करेंगे तो पूरा कवर नहीं कर पाएंगे प्रश्नों को। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस सेट के रूप में लेंगे। एक्सप्लेनेशन आप अलग से जो क्लास चल रहे हैं उसमें जो है आप जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है, एक्सप्लेनेशन वीडियो को, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे, तेजी से इसको लेकर चलेंगे सेशन को। आज हम लोग लगभग 130 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 100 से ऊपर क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके। राधे राधे। परमेश्वर चंद्रा जी, बहुत बहुत आपको धन्यवाद है। सभी लोग जुड़ जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। जय माता दी। निदांशी वर्मा जी, दीपिका शर्मा जी, राम राम। आवाज आप लोगों को अब ठीक आ रही है? चलिए इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 506 का आंसर बताइए आप लोग। आंसर बताइए तेजी से आप लोग। आंसर बताइए, आंसर 506। गुड आफ्टरनून मसाला रेटिंग रेसिपी जी। आप यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले जब बूंद वर्षा मतलब जब बारिश होती है तो जब मिट्टियों का कटाव स्टार्ट हो जाता है, मतलब मृदा के आघात के कारण जो है, जब मिट्टियों का परत जो है उससे पृथक्करण होने लगता है मिट्टी का, तो वो सबसे पहला क्या होता है? सबसे पहला क्या होता है? अपरदन होता है। सबसे पहला क्या होता है? आसफाल अपरदन। जब मृदा के आघात के कारण मृदा का पृथक्करण होने लगता है तो उसे हम आसफाल अपरदन बोलते हैं। गुड आफ्टरनून ऑफिशियल निधि जी। अब देखेंगे उसके बाद जब मृदा का आघात के कारण, मृदा आघात मतलब बूंदों के आघात के कारण देखेंगे मृदा अपरदन होने लगता है, यानी वो मृदा पृथक होने लगती है पान उसके परत से। तो क्या होगा? जय माता दी, राधे राधे। उसमें क्या होगा आप देखेंगे कि उसके बाद जो उसका एक परत मिट्टी के साथ जो है, सॉरी, पानी के साथ बहने लगता है मिट्टी का एक परत, तो वो कौन सा होता है? परत अपरदन। इसके बाद की प्रक्रिया क्या होती है? परत अपरदन, ठीक है। क्या होती है? परत अपरदन। ओके, यहां तक चीजें आपको क्लियर हैं? यहां तक चीजें क्लियर हैं? ओके ओके, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखेंगे जब यही परत अपरदन मिट्टी का जब बहाव होने लगता है, छोटी सकरी घाटियों के रूप में देखेंगे। छोटी मतलब एक क्या, उनका एक छोटा एक संकीर्ण वो बनने लगता है, एक गली के रूप में अपरदन होने लगता है, रील के रूप में। तो इसे क्या बोलते हैं? रील अपरदन, रील अपरदन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे जब रील अपरदन का ज्यादा कटाव होने लगता है और किसके रूप में? ज्यादा बड़ी नालियों के रूप में, जड़ी बड़ी नालियों के रूप में अपरदन होता है, तो उसको क्या कहते हैं? गहरी और बड़ी नालियों के रूप में अवनालिका अपरदन, यानी ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बिल्कुल इसी क्रम में जो है अपरदन होता है। तो अपरदन का क्रम आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले आसफाल अपरदन यानी मृदा के आघात के कारण मिट्टी का पृथक्करण, दूसरा होगा मिट्टी का बहाव, पानी के साथ बहाव स्टार्ट हो जाना, परत अपरदन, और इसके बाद जब बहाव कम और सकरी घाटियों के रूप में, गलियों के रूप में होने लगती है, नालियों के रूप में, तो रील अपरदन। और वहीं जब नालियां जब बड़ी होकर गहरी हो जाती हैं और चौड़ी हो जानी जाती हैं तो और नालिका अपरदन होती है, ठीक है। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम इंडिया इंडिया जी। ओके, चीजें समझ में आ रही हैं आपको?
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये आप थोड़ा सा बता दीजिए कि अवलानिका अपर्दन कहाँ इंडिया में फेमस है। आपको पता होगा कहाँ पे? चंबल, चंबल घाटी में आप देखेंगे, चंबल नदी के कारण जो क्या होता है, चंबल नदी घाटी में आप देखेंगे अवनालिका अपर्दन ज़्यादा होता है। आप देखेंगे एमपी वाले रीजन में भिंड, मुरैना और ग्वालियर वाले रीजन में आपको ऐसा अपर्दन देखने को मिलेगा। ग्वालियर वाले रीजन में आप देखेंगे, शिवालिक के गिरपाद वाले रीजन में भी आपको देखने को मिलेगा अपर्दन। ठीक है। उसके बाद छोटा नागपुर पठार वाले रीजन में भी आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग रीजन में आपको देखने को मिलेगा, भारत के अलग अलग रीजन में। ठीक है। प्रणाम जस्से जस्से जी, स्वागत है आप सभी लोगों का। जुड़ जाइए आप लोग, सेशंस को तेजी से शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है देखिए। अगला क्वेश्चन है, कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपर्दन अधिकतम तीव्रता से होता है, बताइए। कृषि भूमि में, शेखर राजपूत जी गुड आफ्टरनून। बिल्कुल। तो हाँ, वेस्ट बंगाल में भी होता है। ठीक। कृषि भूमि में आप देखेंगे किसके पौधे उगाने से भूमि का अपर्दन सबसे अधिक होता है, बताइए सबसे अधिक कौन होता है। आप देखेंगे सोरघम, सोरघम सबसे, अगर सोरघम एक ऐसा वनस्पति आप देखेंगे पौधा है ना, जिसके उगाने से सबसे ज्यादा मृदा का अपरदन होता है, सबसे ज्यादा। वहीं आप क्लोवर की बात कर लें, क्लोवर सबसे कम इससे अपरदन होता है, सबसे कम, सबसे कम अपरदन। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सोरघम। याद कर लीजिए इस टॉपिक को, ये फैक्चुअल डाटा है, फैक्चुअल चीजें हैं, याद होनी चाहिए। ए बहुत सारे लोगों का सही आंसर आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने के लिए प्राप्त करने का नहीं है? अब आपको पता है कि फसल चक्र क्यों क्यों किया जाता है। फसल चक्र मतलब फसलों को अलग अलग, अलग अलग फसलों को एक कृषि भूमि पर जो है उपजाना, यानी एक लगातार क्या होता है एक फैक्ट आप जान लीजिए कि किसी भी कृषि भूमि पे अगर लगातार कई वर्षों तक सेम फसल बोई जाती है तो उसकी उर्वरा शक्ति क्या होती है, नष्ट हो जाती है। तो उससे बचने के लिए, उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए क्या होता है, फसल का दोहराव से बचते हैं लोग। तो अलग अलग फसलों को चक्रित फॉर्म में, एक साइकिल फॉर्म में क्या करते हैं, गुड आफ्टरनून पूजा यदुवंशी जी, उसको उगाते हैं। तो फसल चक्र क्या होता है, उर्वरता प्राप्त करने की तकनीक क्या है, ये तो नहीं पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, मिश्रित खेती। मिश्रित खेत में भी देखेंगे एक ही जो है खेत में अलग अलग जो है फसल उगाई जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा फसल प्राप्त करने के लिए और उर्वरा मेंटेन करने के लिए। आप देखेंगे दलहनी फसलें उगाई जाती हैं, क्या, उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए। ठीक है। तो मिश्रित खेती भी इसका आंसर नहीं होगा। बीज संशोधन, बीज संशोधन मतलब अलग अलग बीज जो है लाना, अलग अलग बीज इंट्रोड्यूस करना खेती के लिए, वो किसके लिए होता है, उत्पादन बढ़ाने के लिए। उससे जो है उर्वरा शक्ति का कोई संबंध नहीं होता, किससे, उर्वरा शक्ति का कोई संबंध नहीं होता बीज उत्पादन में। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुफसली खेती, एक बहुत सारे फसल जब खेती होती है तो उससे क्या होती है, उर्वरा शक्ति मेंटेन रहती है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। बहुत सारे लोगों का सही आंसर आ रहा है। शेखर राजपूत जी आप ठीक कर लीजिए, ऑप्शन बी बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, फसल चक्र आवश्यक है क्यों? अभी हम लोगों ने बात किया किस वजह के लिए आवश्यक है फसल चक्र, बताइए। निधांशी वर्मा जी, आवाज नहीं आ रही है, बताइए सब लोग, क्या ऐसा है आवाज नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। गुड आफ्टरनून शशि यादव जी, स्वागत है सभी लोगों का, जल्दी से जुड़ जाइए आप लोग। आवाज नहीं आ रही, एक बार बताइए आप लोग। बिल्कुल, आवाज नहीं आ रही, बताइए, एक बार कमेंट करके बताइए आवाज ठीक आ रही है। आवाज ठीक आ रही है? आईपीएस ऑफिसर जी स्वागत है आपका भी। गुड आफ्टरनून सीता बघेल जी, बताइए आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। पादपों में प्रोटीन वृद्धि के लिए, विभिन्न फसलों की प्राप्ति के लिए, मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि के लिए और मृदा की नमी को बनाए रखने के लिए। ठीक है। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया किसके लिए, मृदा की उर्वरा शक्ति को वृद्धि करने के लिए, उसको उर्वरा शक्ति बनाए रखने के लिए फसल चक्र आवश्यक है। अलग अलग फसल जो है एक खेत में अलग अलग फसल उगाना,
ठीक है, आवश्यक है। ओके, आ रही है, बहुत सही है, सही है। बिल्कुल बिल्कुल सोनाली मिश्रा जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मृदा संरक्षण के संदर्भ में प्रचलित पद्धतियों, मृदा संरक्षण की कौन कौन सी विधियां प्रचलित हैं बताइए। यहाँ पे देखेंगे 3-4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सस्यावर्तन, यानी फसलों का हेर फेर, अलग अलग फसल उगाना। दूसरा स्टेटमेंट, बालू की बाढ़, बालू की बाढ़ का जो है मृदा संरक्षण से कोई संबंध है, ऐसा है क्या बताइए। नहीं है, बिल्कुल बालू की बाढ़ से मृदा संरक्षण का कोई संबंध नहीं है। दो गलत हो जाएगा, दो गलत हो जाएगा, काटिए दो जिसमें है, किस किस में है, कट गया। सीधे ऑप्शन सी पे पहुंच जाते हैं। एलिमिनेशन टेक्निक आपको पता होना चाहिए, एलिमिनेशन टेक्निक। ओके क्लियर, चीजें क्लियर है यहाँ तक। बिल्कुल संध्या द्विवेदी जी, बहुत बहुत स्वागत है सभी लोगों का। आप लोग तेजी से क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। आज हम लोग बहुत तेजी से कवर करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा कमेंट नहीं लेंगे। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, सस्यावर्तन, वेदिका निर्माण और वायुरोध, ये सभी चीजें क्या है, मृदा संरक्षण के लिए आवश्यक होती हैं। और क्या आवश्यक होती हैं मृदा संरक्षण के लिए, आप देखेंगे क्या होता है, पेड़ों का बाड़ लगाया जाता है, वृक्षा मतलब वृक्ष लगाया जाता है। और साथ ही साथ आप देखेंगे झूम खेती को क्या कहते हैं, रोकने से क्या होगा, मृदा संरक्षण होगा। ठीक है, यानी कि आप देखेंगे मृदा, आप देखेंगे वृक्षों को लगाने से क्या होता है, उनकी जड़ें जो है मृदा को पकड़ी रहती हैं और उसकी वजह से मृदा अपरदन नहीं होता है। ठीक है, तो मृदा संरक्षण में वो भी एक उपाय हो जाता है, झूम खेती को रोकना। यानी झूम खेती में क्या करते हैं लोग, कल्टीवेशन में क्या करते हैं, पेड़ों को काट लेते हैं, पेड़ झाड़ियों को काट करके वहाँ पे खेती करने लगते हैं, जिसकी वजह से भी मृदा अपरदन होता है। हिमांशु खेसरी जी गुड आफ्टरनून, जुड़ जाइए आप लोग सभी लोग, और इस सेशन को जो है शेयर भी कर दीजिए, कभी सभी लोग आ जाएं। अगला क्वेश्चन है आपका अब आपका टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं, जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के जो है, जो अपने आप ही पृथ्वी के धरातल पे उगाती हैं, वो कौन सी वनस्पति होती हैं, प्राकृतिक वनस्पति। राज तिलक यादव जी गुड आफ्टरनून, हुकुम सिंह जी गुड आफ्टरनून। भोजपत्र वृक्ष मिलता है बताइए, कहाँ मिलता है, क्या अरावली पर्वतमाला में मिलता है क्या, गुड आफ्टरनून शान्या जी। हिमालय में मिलता है या नीलगिरी श्रृंखलाओं में या विंध्याचल पर्वतमाला में। आपको पता है भोजपत्र क्या होता है, एक व्हाइट कलर का मतलब व्हाइट कलर का छाल होता है ना, सफेद सफेद कागज की तरह, कागज की तरह। ये क्या होता है, एक छाल होता है, एक वृक्ष का छाल होता है। ठीक है, वृक्ष का छाल है ना। इस पे लोग जो है प्राचीन काल में आप देखते थे, इसका उपयोग जो है लिखने के लिए किया जाता था। ठीक है, तो ये हिमालय में पाया जाता है। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों का आंसर सही आ रहा है, हिमालय, हिमालय वाले रीजन में ऊंचाइयों पर भोज वृक्ष मिलता है आपको। ओके, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गलत बता रही मुस्कान गुप्ता जी आप। कत्था बनाने के लिए किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है बताइए। कत्था, कत्था को और क्या बोलते हैं, और भाषा क्या इसके लिए उपयोग किया जाता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आंसर बताइए। गुड आफ्टरनून जगदीश जी। आप देखेंगे कत्था को हम खैर भी बोलते हैं, खैर के पौधे से जो है, पेड़ से जो है कत्था निकाला जाता है, खैर की लकड़ी से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, भारत के निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है बताइए। सर्वाधिक वृहद क्षेत्र, पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, उपोष्ण शुष्क सदाबहार वन, या उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन बताइए। इसमें से संध्या द्विवेदी जी बहुत बहुत आपको प्रणाम है, सबको जो है सबका स्वागत है। आप लोग ऐसे ही बने रहिए इस सेशन में, अपना प्यार और समर्थन बनाए रखिए। देखिए आप इतना पार्टिसिपेशन करते हैं, इससे क्या होता है, हम लोगों का मोटिवेशन बूस्ट होता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है कि इतने लड़के डेडिकेटेड रूप में जुड़े हुए हैं हमारे साथ लगातार। डेली डेली 2 से 4 आ जाते हैं। उन सभी स्टूडेंट को जो 2 से 4 डेली आते हैं, उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, उष्णकटिबंधीय जो है इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। आप देखेंगे पूरे इंडिया में इसका जो है सर्वाधिक वृहद क्षेत्र इस ऑप्शन में देखेंगे ये सही होगा। अगर पूरे इंडिया में बात करें तो आर्द्र की जगह पे क्या है, शुष्क पर्णपाती वन, ये जो है सबसे ज्यादा क्षेत्र पे पाया जाता है। ओके, चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सागौन और साल किसके उत्पादन है, सागौन और साल बताइए। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय कटीले वन या पर्वतीय वन। 514 नंबर क्वेश्चन जी, प्रणाम।
मस्ती की पाठशाला, बिल्कुल। स्वागत है आप सभी लोगों का। सोनाली मिश्रा जी सही आंसर बता रहे हैं। नेटवर्क वीक है तो आप कहीं ऐसे जगह पे चले जाइए जहाँ नेटवर्क अच्छा हो। चीकू प्रजापति जी, आप किसान हैं, खेतों में दवा का छिड़काव कर रहे हैं। बताइए इसमें कौन सा आंसर सही है, बताइए। सागौन और साल। बी 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 बी। बहुत सारे लोगों का आंसर बी आ रहा है। सागौन और साल, बताइए। कटीले वन गलत बता रहे हैं सोनाली मिश्रा जी आप। बहुत सारे लोगों का आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। गुड आफ्टरनून अलाबा मलिका जी, अलसाबा मलिका जी। ठीक है। ओके, आप देखेंगे सागौन और साल जो है सदाबहार वन नहीं है, ठीक है। बहुत सारे बी बता रहे हैं, ये गलत है इसका आंसर। ऑप्शन ए इसका सही होगा, शुष्क पतझड़ी वन है, ठीक है। तो शुष्क पतझड़ी वन जो है, ठीक है, ये क्या है, सागौन और साल जो है उसके उत्पादन है, शुष्क पतझड़ी वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कौन कौन से हैं, बताइए, बताइए। गुड आफ्टरनून रितु जी। चलिए तेजी से बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, पश्चिम हिमालय में शीतोष्ण पेटी टेम्परेट जोन में किस एक वृक्ष का बाहुल्य है, बताइए, बताइए। पश्चिमी हिमालय में किस एक वृक्ष का जो है शीतोष्ण पेटी में क्या है, बाहुल्य है। आप देखेंगे कौन सा, चीड़। चीड़ वृक्ष जो है वहां पे ज्यादा देखने को मिलता है, चीड़ वृक्ष, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आप देखेंगे देवदार वृक्ष। देवदार वृक्ष, देवदार वृक्ष जो है शीतोष्ण कटिबंधीय पेटी में, यानी जो शीतोष्ण कटिबंधीय पेटी में देवदार वृक्ष ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। ओके, रैपिड रैपिड, बिल्कुल तेजी से करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्यों में किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है, बताइए। असम, केरल, छत्तीसगढ़ या पश्चिम बंगाल। सिनकोना वृक्ष कौन सा वृक्ष है, ये देखेंगे कौन से उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले रीजन में पाया जाता है। तो ये असम, केरल और पश्चिम बंगाल उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाला क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ वो नहीं है, तो छत्तीसगढ़ इसका ऑप्शन हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है। ये आप देखेंगे केरल, पश्चिम बंगाल और असम, ये जो है इस वाले रीजन में पाया जाता है, ठीक। बी वही तो, दिव्या जी बी बता रही हैं। छत्तीसगढ़ इसका सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल जिसका भी सी सही है वो सही है, ठीक है। ओके 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 ओके। अगला क्वेश्चन, जंगल की आग कहा जाता है, बताइए। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, इसको हम जंगल की आग बोलते हैं। इसको और किस नाम से जाना जाता है, पलाश। किस नाम से, पलाश। ये यूपी का आप देखेंगे, यूपी का जो है राजकीय वृक्ष है, राजकीय वृक्ष। याद कर लीजिए इस चीज को, है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके आर ओ ए आर ओ में, ठीक है। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ठीक है, ये आपका जंगल की आग भी इसको बोला जाता है। अगला देखिए, भारत के किन राज्यों में किसे सागौन का वन पाया जाता है, सागौन का वन। आपको पता है इन सभी रीजन में सागौन का वन पाया जाता है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, झारखंड में न पाकर बाकी कर्नाटक और उत्तर प्रदेश, इन तीनों रीजन में जो है पाया जाता है सागौन वन, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं सही होगा, ऑप्शन ए तो इसलिए सही हो सकता है कि सबसे ज्यादा, सर्वाधिक, सर्वाधिक इन सभी में सबसे ज्यादा जो है सागौन वन, सागौन वन कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए जिसका सही है वो सही है, बिल्कुल ऑप्शन ए। लेकिन अगर हम बात करें फैक्चुअल डाटा की, तो इन तीनों प्लेस में, झारखंड को छोड़कर बाकी तीनों प्लेस में आपको सागौन वन देखने को मिलेगा, ठीक है। सर्वाधिक सागौन वन अगर पूछे तो एमपी बताइए, ओके। फैक्चुअली तो ये क्वेश्चन ही गलत है। अगला क्वेश्चन, किस पौधे में फूल नहीं होता, बताइए। कटहल में, गूलर में, आर्किड में या फर्न में। कटहल में, गूलर में, आर्किड में या फर्न में, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए तेजी से।
बिल्कुल, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फर्न में देखेंगे आप, एक संवहनी पौधा है, ठीक है, इसमें जो है फूल नहीं मिलता है, ठीक है, फर्न आपको उसमें फूल देखने को नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी हिमालय में उच्च पर्वतीय वनस्पति 3000 मीटर की ऊंचाई तक है ही उपलब्ध होती है, जबकि पूर्वी हिमालय में 4000 मीटर की ऊंचाई तक। इसका कारण क्या है बताइए? एक ही पर्वत श्रृंखला में इतनी विविधता का कारण क्या है बताइए? पहला ऑप्शन बोल रहा है पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय से अधिक ऊंचा होना। पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय से अधिक ऊंचा होना, पूर्वी हिमालय का पश्चिमी हिमालय से अधिक ऊंचा होना। उसके बाद दूसरा ऑप्शन बता रहा है पूर्वी हिमालय का भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना। क्या कारण हो सकता है? तीसरा बता रहा है पूर्वी हिमालय से में पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक मानसूनी वर्षा होना, पूर्वी हिमालय की चट्टानों का पश्चिमी हिमालय की चट्टानों से अधिक उर्वर होना। आंसर दीजिए तेजी से, इसका आंसर लिया जाएगा, टॉप 3 आंसर्स को लिया जाएगा, टॉप 3 आंसर्स को लिया जाएगा। 20 नंबर डी, डी आंसर दिया गया है सबसे पहला जो है नीतू कुमार जी का। ए बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, गलत है नीतू कुमार जी, है ना। शेखर राजपूत जी डी बता रहे हैं, डी 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 डी। सीमा रुद्रा जी बता रही है सी, उनका भी गलत है। किसी का भी अभी आंसर सही नहीं आया है। आप देखेंगे पूर्वी हिमालय और भूमध्य, ये ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्यों? आप देखेंगे क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पे क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है, ये तो आपको पता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि भूमध्य रेखा से दूरी और समुद्र तट से दूरी के अकॉर्डिंग आप देखेंगे टेम्परेचर में क्या होता है? वेरिएशन होता है। और साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि अगर समुद्र तट से दूरी है कोई भी स्थान, तो वहाँ पे वर्षा कम होगा, वर्षा कम होगा तो वहाँ पे वनस्पतियाँ डेंस नहीं होगी, कम होगी। अगर हैं तो ऊंचाई पे मिलेंगी। उसका कारण क्या होगा? भूमध्य रेखा और समुद्र तट से पश्चिमी हिमालय की अपेक्षा अधिक निकट होना। क्या? किसका? पूर्वी हिमालय का। पूर्वी हिमालय वाला रीजन आप देखेंगे ये, हाँ, इस तरीके से अगर हम बनाएं भारत को, तो ये वाला रीजन अगर है, ये वाला रीजन आप देखेंगे, है ना, तो ये वाला रीजन पूर्वी हिमालय का है। ये किससे ज़्यादा नज़दीक है? बंगाल की खाड़ी से, है ना। तो समुद्र तट से जो है ज़्यादा नज़दीक है। ये वाला रीजन पश्चिमी हिमालय ज़्यादा दूर है। यहाँ पे देखेंगे नीचे, अगर भारत को देखें तो काफ़ी नीचे से दूर है। इसकी वजह से आप क्या देखेंगे? वहाँ पे वनस्पतियाँ नहीं उगती हैं। 3000 मीटर की ऊंचाई पे ही यहाँ मिल जाती है, और यहाँ पे ऊपर मिलती हैं। ओके, रीजन समझ में आया सबको? समझ में आया? चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एंटीलोप ओरिक्स और चीरू के बीच में क्या अंतर है बताइए? ऑप्शन ए, आरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों के लिए अनुकूलित है, जबकि चिरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए। या ऑप्शन बी, ऑरिक्स का शिकार उसके श्रृंगारों के लिए किया जाता है, जबकि चिरू का शिकार कस्तूरी के लिए। सी है आपका, ऑरिक्स केवल पश्चिमी भारत में मिलता है, जबकि चिरू केवल उत्तरी पूर्वी भारत में। या लास्ट में आप देखेंगे तीनों में से कोई सही नहीं है। आप देखेंगे ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऑरिक्स आपको देखने को मिलेगा गर्म और शुष्क क्षेत्रों में। कहाँ? अरब वाले स्थान, अरब वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा। वही चीरू आप देखेंगे ठंडी और उच्च पर्वतीय घास के मैदान वाले रीजन में देखने को मिलता है, अर्ध मरुस्थलीय वाले रीजन में। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ए ए ए, बहुत सारे लोगों का आंसर सही आ रहा है। रितु मिश्रा, अंजलि सैनी, अरुण कुमार, बहुत अच्छी बात है, सभी का आंसर सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ सुमेलन का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको वनस्पतियों का नाम दिया गया है सागौन, देवदार, सुंदरी और शिनकोना, और आपका इस एरिया बताया गया। सागौन आप देखेंगे, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया मध्य भारत वाले रीजन में ज़्यादा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, है ना, कर्नाटक, ये वाले रीजन में आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। देवदार आप देखेंगे हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों में ज़्यादा मिलेगा, सॉरी हिमालय के उच्च क्षेत्रों में। यहाँ पे आप देखेंगे देवदार हिमालय के उच्च क्षेत्र में। शिनकोना आपको कहाँ मिलेगा? हिमालय के तराई क्षेत्र में। और ये सुंदरबन सुंदरी, सुंदरी मतलब सुंदरी वृक्ष का नाम है, ठीक है, कहाँ मिलेगा? सुंदरबन वाले क्षेत्र में, मैंग्रोव जिसे कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए का 2 देखिए किसमें है, ए का 2 दो में नहीं है, 2 कट जाएगा। बी का 4, बी का 4 किसमें है? इसमें नहीं है, तो इसमें
आप देखेंगे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ए। 2431 बिल्कुल सही है चीकू प्रजापति जी। काफी अच्छा काम कर रहे हैं, काम करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा डेडिकेशन है आपका चीकू जी। ओके, बिल्कुल बहुत सारे लोगों का आंसर सही है, अंजलि सैनी जी का, रितु मिश्रा जी का, सबका सही आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है वन प्रकार और प्रदेश। अब देखेंगे ये उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ मिलेगा आपको, बताइए। आर्द्र पर्णपाती वन, पर्णपाती वाला रीजन आप देखेंगे, यानी पर्णपाती वन किसे कहते हैं, जो अपने पत्ते गिरा देते हैं, है ना, जो साल भर में एक मौसम में आप देखेंगे पत्ते गिराकर नए पत्ते उगाने वाले वनस्पतियों को पर्णपाती वन कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन आपको कहाँ मिलेगा, बताइए। यहाँ पे देखिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ मिलेगा, ऑप्शन 2, यानी सह्याद्री वाले रीजन में, पश्चिमी घाट, गोवा, महाराष्ट्र, ये वाले रीजन में सदाबहार वाले वनस्पति मिलेंगी। पश्चिमी घाट में आप देखेंगे सर्वाधिक वर्षा होती है, ज्यादा वर्षा होने की वजह से वहाँ पे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन विकसित हुए हैं। सदाबहार वन कौन होते हैं, ऐसे वन जहाँ पे जो है पूरे साल जो है वनस्पतियों का विकास होता रहता है, यानी एक वनस्पति अगर वहाँ पे क्या होगा, उसका जो है पतझड़ होगा तो दूसरी वनस्पति पहले तैयार रहेगी। इतना विविधता है वहाँ वनस्पतियों की कि कभी भी वहाँ पे सूखा नहीं देखने को मिलता है, हमेशा हरियाली देखने को मिलता है, इसलिए इसको सदाबहार बोलते हैं। ठीक है, तो एक ऑप्शन डी का 2 लीजिए, डी का 2 किस में है, दो ऑप्शन में, सी और बी तो आपका गया। अल्पाइन, अल्पाइन आप देखेंगे काफी ऊंचाई वाले रीजन में देखने को मिलता है अल्पाइन। तो अरुणाचल प्रदेश ऊंचाई वाला रीजन है, आप देखेंगे वहाँ पे नामचा बरवा पर्वत, कंचनजंगा, ये सब सिक्किम में आप देखेंगे। तो अल्पाइन वाले शुष्क पर्णपाती आप देखेंगे कहाँ पे है, इसमें देखिए सी का वन किस में है, सी का वन किस में है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए का फोर आप देखेंगे आर्द्र पर्णपाती वन तराई वाले रीजन में, और बी का थ्री अब हो जाएगा, बी का 3 यानी शुष्क पर्णपाती वन मध्य गंगा वाले मैदान में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, बिल्कुल जहाँ पूरे साल हरा भरा हरियाली रहती हो उसको शुष्क उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बोलते हैं, ऑप्शन ए। हिमांशु केसारी जी, प्रवीण पंडित जी, सबका सही आंसर आ रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, लंबी जड़ों और नुकीले कांटों अथवा शूल युक्त झाड़ियों और लघु वृक्षों वाले आरक्षित अवरुद्ध वन सामान्य रूप से पाए जाते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं बताइए, कहाँ पे पाए जाते हैं बताइए। आप लोगों को ठीक से दिख नहीं रहा है क्या, ऐसा बताइए। जस्से जी क्या कह रहे हैं आप, क्लियर कीजिए। ए 524 नंबर क्वेश्चन बताइए। गुड आफ्टरनून दिशा देवी जी, स्वागत है आपका। 524 नंबर क्वेश्चन बताइए, लंबी जड़ों और नुकीले कांटों वाले कहाँ पे मिलेंगे आपको, पूर्वी उड़ीसा में, पूर्वी तमिलनाडु में, या शिवालिक और तराई क्षेत्रों में, या पश्चिमी आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, बताइए। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। आप देखेंगे ये लंबी जड़ें और नुकीले कांटों वाले सूलयुक्त झाड़ियां कहाँ मिलेंगे, पश्चिमी आंध्र प्रदेश वाले रीजन में मिलेंगी। ठीक है, ऑप्शन डी जिसका सही है वो सही है, बिल्कुल जस्सी जी आपका सही है, बिल्कुल। सी वाले गलत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा वृक्ष समुद्र तल में सर्वाधिक ऊंचाई पर है, सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा वृक्ष पाया जाता है, आपको पता है कौन सा, देवदार। आप देखेंगे 1500 मीटर से ऊंचे वाले रीजन में इसको देखने को मिलेगा, हिमालय के क्षेत्रों में आपको देखेंगे 1500 मीटर से ऊंचे वाले रीजन में देवदार वृक्ष मिलेंगे। ठीक है, 1500 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई पे ये आपको देखने को मिलेगा। ओके, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, सॉरी ए। 525 नंबर क्वेश्चन। ओके ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य में वनों का वर्गीकरण उष्णकटिबंधीय रूप में किया जाता है बताइए। उष्णकटिबंधीय वन, उष्णकटिबंधीय वन, देवदार, अंजलि सैनी जी सही है आपका, देवदार, सॉरी यहाँ पे देखेंगे वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है। केरल है, मध्य प्रदेश या तमिलनाडु या कर्नाटक, अर्ध उष्णकटिबंधीय वन के रूप में किसे, बताइए। 526 नंबर क्वेश्चन। धन्यवाद प्रियंका जी।
गुड आफ्टरनून लकी राव जी, जय श्याम जी। तुक्का लगाते रहो। ठीक है, आप लोग जो आ रहे हैं आप लोग लाने की कोशिश कीजिए, है ना, ज़रूर लगाइए। बाकी यहाँ पे सोल्यूशन तो हम आपको बता ही रही हैं। रेखा चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डेली आप लोग इसी समय जो है 2 से 4 तक जुड़ सकते हैं। ओके। सोनल कुटरा जी, बिल्कुल सही है आपका आंसर खूनल जी। ऑप्शन बी। यहाँ पे देखेंगे मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में अर्ध उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वाली जो है वनस्पति देखने को मिलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। कौन सी निम्नलिखित में से तत्वतः कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है, बताइए। हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है। हिमालय में पाए जाने वाली वनस्पतियां जो है उनकी जाति नहीं है। ये चैप्टर अच्छा नहीं है, याद नहीं है तो अच्छा नहीं है, पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, कोई भी चैप्टर आप अगर आप छोड़ कर जाएंगे तो हो सकता है उससे क्वेश्चन आ जाए और आप न कर पाए। गुड आफ्टरनून रितिका यदुवंशी जी। क्लास का टाइमिंग आपका है 2 से 4, डेली 2 बजे से 4 बजे के बीच में आपको ज्योग्राफी मिलेगा और 4 से 6 हिस्ट्री मिलेगा। आप देखेंगे महोगनी, ये यहाँ पे हिमालय वाले रीजन में नहीं देखने को मिलेगा। देखेंगे यहाँ पे जूनिपर, सिल्वर फ्रूट, ये सब देखेंगे, सीडोर, आबनूस, ये सब हिमालय वाले रीजन में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आप देखेंगे कहाँ मिलेगा, हिमालय वाले रीजन में। हिमालयी वनस्पति है ये। ये महोगनी आपको कहाँ देखने को मिलेगा, भारत के उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले रीजन में मिलेगा। उष्णकटिबंधीय वर्षावन वाले रीजन में, केरल वाले रीजन में, पश्चिमी घाट वाले रीजन में। ठीक है, तो महोगनी आपको देखेंगे दक्षिण अमेरिका वाले रीजन में देखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद उत्तर अमेरिका और मध्य अमेरिका। मध्य अमेरिका खासकर आप देखेंगे वेस्ट इंडीज वाले रीजन में। कहाँ, वेस्ट इंडीज। ठीक है, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज। ठीक है, गुड आफ्टरनून जस्सी जी। ओके, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी में प्रयुक्त बहुउद्देशीय वृक्ष का एक उदाहरण है, बताइए। बहुउद्देशीय, जिसका उपयोग जो है सामाजिक वानिकी में किया जाता है। बहुउद्देशीय मतलब जिसका काफी उपयोग हो। ठीक है, अलग अलग उद्देश्यों के लिए इसको उपयोग किया जाता है। कौन सी वनस्पति है, क्या शीशम है, क्या क्या ढाक है, या यूकेलिप्टस है, या खेजड़ी है। क्या सुना है ऐसा कोई नाम आप लोगों ने, बताइए आंसर तेजी से। आंसर बताइए आप लोग, आंसर बताइए। गुड आफ्टरनून समीक्षा देवी जी। आप देखेंगे खेजड़ी एक ऐसा वृक्ष है जो बहुउद्देशीय वृक्ष के रूप में सामाजिक सोशल फॉरेस्ट्री में यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है, इसकी विशेषता ऐसी क्या है कि इसको यूज किया जाता है। इसका बहुउद्देशीय उपयोग होता है, बहुउद्देशीय उपयोग। कौन कौन से आप देखेंगे, इसका उपयोग पशुओं के चारा के लिए, पशुओं के चारा के लिए, है ना। औषधि के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, औषधि, है ना। औषधि के लिए उपयोग किया जाता है, पशुओं के चारा के लिए उपयोग किया जाता है, लकड़ी के लिए उपयोग किया जाता है, लकड़ी, है ना। साथ ही साथ आप देखेंगे इसको इसलिए उपयोग किया जाता है कि इसको जो है कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, कम पानी की आवश्यकता पड़ती है, कम पानी की आवश्यकता। और साथ ही साथ तापमान सहन करने की क्षमता इसको बहुत है, ताप सहिष्णु है ना, तापमान सहन करने की क्षमता अधिक है। क्षमता अधिक। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए, खिजड़ी वृक्ष आप देखेंगे राजस्थान वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा। ओके, खिजड़ी राजस्थान, बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोगों का, सोनल कात्रा जी, समीक्षा देवी जी, और सबका आंसर सही है, दीपा त्यागी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपका, लीसा कहाँ से प्राप्त होता है, कौन से वृक्ष से, चीड़ के वृक्ष से, देवदार के वृक्ष से, बुरांस के वृक्ष से, या शीशम के। आप देखेंगे चीड़ के वृक्ष से लीसा प्राप्त किया जाता है, लीसा। ठीक है, इससे आप देखेंगे चीड़ वाले वृक्ष से आप देखेंगे तारपीन का तेल भी निकाला जाता है जो कागज उद्योग में यूज होता है, पेंट में उपयोग होता है। ठीक है,
ओके ओके ओके। सोनाली मिश्रा जी, आज आप पढ़ के नहीं आए हैं लगता है। अगला क्वेश्चन आपका, कच्छ वनस्पति राज्य कौन से राज्य में है बताइए। कच्छ वनस्पति अचरा रत्नागिरी, कच्छ वनस्पति को अचरा रत्नागिरी वाले रीजन में कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र। आप देखेंगे रत्नागिरी से याद कर लीजिए। कुडापुर जैसे ही बात हो कर्नाटक याद कर लीजिए, है ना। पिचवरम, पिचवरम कौन से रीजन में है? तमिलनाडु। वेम्बनाड आपको पता है केरल में है। कौन सा ऑप्शन सही जगह? 4152 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी जिसका भी है सही है। हाँ बिल्कुल, आज पढ़ के नहीं आए हैं सोनल मिश्रा जी, इसीलिए आपको उतना नहीं समझ में आ रहा है चीज़ें, है ना। पढ़ के आइए ताकि प्रैक्टिस सेशन में आपको आंसर देने में मजा आए, कॉन्फिडेंस हो, आप क्या करें, कॉन्फिडेंट फील करें। तो देखिए इस सेशन का सबसे अच्छा आउटपुट तभी निकाल पाएंगे आप लोग जब आप पहले से पढ़ कर आए हो, है ना। यहाँ पे कुछ भी तुक्का आप अगर ऑप्शन लगा रहे हैं ना, तो कोई फायदा है नहीं यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का। ओके, हालांकि आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या है, हम डिटेल में थोड़ा चीज़ें आपको बता देंगे तो बेनिफिशियल तो रहेगा आपके लिए क्लास। बट और ज़्यादा आउटपुट अगर लेना चाहते हैं इस क्लास का, तो पढ़ के आइए, पहले पढ़ कर आइए और कंपटीशन कीजिए सबसे पहले आंसर देने का। आपस में कंपटीशन, टॉप 5 में आने की कोशिश कीजिए सबसे, और एक्यूरेट आंसर देने की कोशिश कीजिए, सही, एक्यूरेट और स्पीड में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सुमेल सही नहीं है बताइए। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल आपको पता है। भीतनगढ़ का उड़ीसा में, आपको पता ही है। पिचवरम अभी हम लोगों ने देखा तमिलनाडु। वेम्बनाथ कहाँ है? कर्नाटक में है कि केरल में है? केरल में। क्या है ये? केरल में लैगून है, वेम्बनाथ, पुन्नामाद और अष्टमुदी, ये तीनों क्या है? उनको कयाल बोला जाता है। लैगून झील है, ठीक है, कयाल वहां पे बोला जाता है इसको। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, वेम्बनाथ नदी भी है। वेम्बनाथ सॉरी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की उपस्थिति बताइए भारत में कहाँ पे है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया इस क्वेश्चन को, बताइए आंसर। 532 नंबर क्वेश्चन, टॉप 3 आंसर्स लिए जाएंगे। मनोज कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप डेली क्लास करते रहिए, आपको सभी चीज़ें कवर कराई जाएंगी। समीक्षा देवी जी बता रही हैं केरल। केरल है क्या ऑप्शन में यहाँ पे बताइए? केरल है बिल्कुल। असम और केरल वाले रीजन में आप देखेंगे, असम के उत्तरी भाग में और केरल वाले रीजन में उष्णकटिबंधीय वर्षावन देखने को मिलेगी। ठीक है, पश्चिमी घाट में देखेंगे बारिश ज्यादा होती है, तो वनस्पतियों का विकास डेंस के रूप में होता है। वर्षावन मतलब हमेशा सदाबहार वन के रूप में देखने को मिलेगा। रिया पांडे जी क्या कहना चाह रही हैं आप? कुरैशी, ओके, आंसर बताइए आप लोग, तेजी से आंसर बताइए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सिंचाई और नहरें, ये आपका टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हर साल यूपीपीसीएस और आरओ एआरओ में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से आप लोग आंसर देंगे और समझते भी जाएंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन तालाब है क्या? ऐसा है क्या? प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं। तो कथन आपका दिया गया है कि प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है, और इसका कारण बताया है क्योंकि वहां की नदियां अधिकांश क्या है? मौसमी हैं। तो इसका आंसर बताइए। टॉप 3 आंसर्स लिए जाएंगे, हम 2 मिनट रुकेंगे यहाँ पे। बोथ बता रहे हैं, और 24 का बोथ बता रहे हैं। मुस्कान वर्मा जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, प्रणाम। सत्यम द्विवेदी जी डी बता रहे हैं, गलत है। आप देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत में प्रमुख साधन तालाब ही है, सही है बिल्कुल। आप देखेंगे तमिलनाडु वाले रीजन में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये सब रीजन में तालाब जो है प्रमुख साधन है। क्यों? क्योंकि वहां पे देखेंगे जो चट्टानी भूमियां पाई जाती हैं, वहां पे ज्यादा कुआं नहीं खोदा जा सकता, नलकूप भी नहीं खोदा जाता है। इसकी वजह से तालाबों का निर्माण किया गया है। ठीक है, बहुत गहराई में खुदाई नहीं हो पाती वहां पे, तो वहां पे प्रमुख साधन तालाब ही है। और नदियां वहां पे देखेंगे बारहमासी नहीं है, मौसमी है ना। वहां पे नदियां बारहमासी नहीं है उत्तर भारत की तरफ, जहाँ पे नदियां सतत वहानी है और पूरे साल बहती रहती हैं। यहाँ पे देखेंगे कुछ महीने में सूखा भी रहता है, नदियों में जल नहीं भी रहता है। इसकी वजह से वहां पे सिंचाई के लिए तालाबों का निर्माण करना पड़ा है। बिल्कुल बी सही है, बी सही है। व्याख्या नहीं करता है ऐसा नहीं है, ऑप्शन ए सही है, इसका व्याख्या भी सही है। यानी अधिकांश नदियां मौसम हैं, मौसमी भी हैं। और रीजन क्या है? एक चट्टानी भूमि है, चट्टानी भूमि एक रीजन और भी है। तो इसका कारण, सॉरी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसका कारण मुख्य रूप से ये नहीं है कि वहाँ पे नदियाँ मौसमी हैं। बिल्कुल कारण ये है कि वहाँ की भूमि जो है चट्टानी है, इसकी वजह से वहाँ पे खुदाई बहुत गहरी नहीं हो पाई है।
ओके, बी आंसर सही हो जाएगा, बहुत सारे लोगों का सही है। बिल्कुल ग्रेटफुल जी, बहुत बहुत ग्रेटफुल हैं हम आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही नहीं है इसमें, बताइए भारत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। इसका आंसर बताइए। 191 क्वेश्चन, हम लोग तेजी से आंसर की तरफ बढ़ेंगे। गुड आफ्टरनून खुशी कश्यप जी, स्वागत है आपका। जल्दी से आप लोग जुड़ जाया कीजिए, 2 बजे टाइम से आकर क्लास ले लिया कीजिए, क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे। ओके, अब इसका आंसर बता रहे हैं लोग, बीबी, बिल्कुल बीबी ही सही था। बहुत, देश के लगभग एक तिहाई क्षेत्र में वर्ष भर में 750 किलोमीटर से अधिक वर्षा होती है। सही है, ये भी सही है। देश में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कुआं है, ऐसा है क्या, कुआं है क्या, सिंचाई का स्रोत कुआं है देश में, बताइए। नहीं है, क्या है, नलकूप। सबसे ज्यादा किससे सिंचाई होती है, नलकूप से। यानी नलकूप में क्या क्या आ जाएगा, पंप सेट आ जाएगा, है ना, बोरवेल आ जाएगा, है ना। कछारी मृदा के देश के उत्तरी मैदानों के प्रमुख कठोर प्रकार की एक मृदा है, बिल्कुल सही है। पर्वतीय क्षेत्र में देश के पृष्ठीय क्षेत्रफल में, आप देखेंगे ऑप्शन बी इसका गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी सभी चीजें यहाँ पे जो दी गई हैं वो सही हैं, बिल्कुल। सुरेश कुमार जी, कुआं नहीं होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। भारत में सर्वाधिक सिंचाई का विस्तार वाला राज्य कौन सा है, बताइए। सर्वाधिक सिंचाई वाला, सर्वाधिक सिंचाई का विस्तार वाला राज्य बताइए, सर्वाधिक सिंचाई का विस्तार। वीही जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कुआं भी तो है बट दिख रहे हैं उसमें, आप क्या, प्रमुख की बात हो रही है वीही जी, सबसे ज्यादा किससे होती है इसकी बात की जा रही है। ओके, सबसे ज्यादा किससे होती है इसकी बात की जा रही है। इसका आंसर दीजिए आप लोग। प्रियंका शर्मा जी, 2 बजे से क्लास चलता है, आंसर बताइए आप लोग, आंसर बताइए। यूपी यूपी यूपी, पहला दिन है प्रियंका शर्मा जी, आप लोग 2 से 4 जुड़ सकते हैं, है ना। 2 से 4 डेली यहाँ पे प्रैक्टिस कराया जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, संभावित हैं, है ना, उनका जो है वो क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया है। साथ ही जगह आप देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे गए हैं पीसीएस में, आरओ में, है ना, वो सभी क्वेश्चन इसमें शामिल किए गए हैं। आप देखिए यहाँ प्रतिशत की बात हो रही है, प्रतिशत की बात होगी तो ये सभी ऑप्शन में क्या हो जाएगा, पंजाब 99.6%, है ना, 96.6%, उत्तर प्रदेश देखेंगे 83.4%, मध्य प्रदेश आप देखेंगे 17.6%। तो इसमें सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, पंजाब, प्रतिशत की दृष्टि से, ठीक है, सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, पंजाब। अगला क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, बताइए। सूक्ष्म सिंचाई की बात हो रही है, सूक्ष्म सिंचाई ना, माइक्रो इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन के बारे में कौन सा कथन सही है। रिया पांडे जी, बिल्कुल लेना चाहिए आपको, समय से क्लास लेना चाहिए, और इससे होगा कि आपका कंपटीशन मेंटेन रहेगा, नहीं तो आप पिछड़ जाएंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद क्लास लेने के लिए। देखिए यहाँ पे सर्दी की वजह से आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, आप लोग थोड़ा सा समझ जाइएगा। सुरेश कुमार जी, आपको बाल की पड़ी हुई है, यहाँ पे एग्जामिनेशन के बारे में सोचना चाहिए आपको। बाल तो जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन एग्जामिनेशन एक बार नहीं निकलेगा तो सब खराब हो जाएगा। और हेयर फॉल तो लगभग हर दूसरे तीसरे व्यक्ति का हो रहा है यहाँ पे।
खासकर दिल्ली में तो और प्रॉब्लम चल रही है, यहाँ का पानी काफ़ी खराब है। ओके। मृदा से उर्वरक पोषक हानि का कम कम की जा सकती है, बिल्कुल। अ, यह वर्षा दिन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन है। ऐसा है क्या? एकमात्र जहाँ पे आ जाए, जहाँ पे ओनली की बात हो जाए, अलर्ट हो जाइए, तुरंत उसको काटिए। वर्षा दिन खेती में सिर्फ स्प्रिंकलर सिंचाई या सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग किया जाता है क्या? क्या कह रहे हैं? एक्चुअली में यहाँ पे सुरेश जी बात कर रहे थे किसके बारे में? बाल के बारे में। वो कह रहे थे सर ऐसा कुछ उपाय बताइए जिससे हमारा भी बाल आपकी तरह हो जाए। तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है। ओके। कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे दो काट दीजिए, इसमें इसमें है दो काटते ही आप देखेंगे सिर्फ कौन सा ऑप्शन बचेगा? सी। जल स्तर को कम होने से बचाया जा सकता, जहाँ पे नलकूप से जो है सिंचाई होती है, आप देखेंगे खासकर पंजाब हरियाणा वाले रीजन में बहुत ज़्यादा जल स्तर का जो है वहाँ दोहन होता है। तो वहाँ पे सूक्ष्म सिंचाई का जो है इंट्रोड्यूस करके, जैसे स्प्रिंकलर सिंचाई हो गया है ना, माइक्रो इरिगेशन के जितने भी, जैसे भारत ने क्या है, भारत सरकार ने एक स्कीम लॉन्च किया था। कौन सा स्कीम? पर ड्रॉप मोर क्रॉप। तो उसमें जो है सूक्ष्म सिंचाई को जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। देखिए एक उपाय मैं थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, बार बार आप लोग पूछ रहे हैं। आप हेयर के लिए, हेयर फॉल के लिए एक काम कीजिए, आप लोग विटामिन ए जो है, विटामिन के टेबलेट आता है, उसको नारियल के तेल में मिला के जो है हफ्ते में कम से कम एक बार उसको जो है उससे मालिश कीजिए बाल का, फिर उसके बाद धो लीजिए। ओके। खासकर ख्याल रखिएगा डैंड्रफ ना हो बालों में। और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश कीजिए। सही समय पे सोइए, सही समय पे जगिए। आपका बॉडी क्लॉक सही होना चाहिए। 12 बजे सो जाइए, 6 बजे उठ जाइए, है ना। तो बॉडी साइकिल जो है एकदम नेचर के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ज़्यादा रात में जागने की कोशिश मत कीजिए। ये सब चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जीवन रक्षक बचाव सिंचाई इंगित करती है। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है, बताइए। लगातार पानी का बहाव, क्रांतिक समृद्धि अथवा अवस्था पर सिंचाई, पी सिंचाई। बताइए। पी सिंचाई, इसका आंसर बताइए आप लोग। गुड आफ्टरनून विंध्यवासिनी तिवारी जी, गुड आफ्टरनून। विटामिन ई, बिल्कुल बिल्कुल रिया पांडे जी। बिल्कुल, हम लोग इसके बाद जो है सभी सेशन कवर कराएंगे, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। ज्योग्राफी के साथ जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी सेशन यहाँ पे इसी सेशन के माध्यम से कराया जाएगा। ओके। इसका आंसर बताइए। 538 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। 538। सी बी, पी, बिल्कुल रोल नंबर 24 सही है, बिल्कुल पी, बताइए। बिल्कुल सही है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। ये क्या होता है बताइए? ये क्या होता है? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होता है? आप देखेंगे किसी भी भूमि में जो है न्यूनतम आवश्यक नमी की वह मात्रा या जल की मात्रा जिससे कि जो है पौधे सूखे ना, यानी मुरझाने से पहले की अवस्था, सबसे न्यूनतम पानी की आवश्यकता जिससे जो है फसल मुरझाने ना पाए, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। और यहाँ पे पहुँचते ही क्या होता है? इस पॉइंट के बाद फसल मुरझाने लगता है, तो सिंचाई की तुरंत आवश्यकता पड़ती है ऐसे कंडीशन पे। ओके। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट बोलते हैं इसको। जैसे नहीं होता है कि एकदम अंतिम अवस्था आ गई है मरने की, तो अब क्या है? ऑक्सीजन लगा दो। ठीक है। तो ऑक्सीजन का मास्क है एक प्रकार से, इसको कहते हैं जीवन रक्षक जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन। विगत वर्ष 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास कहाँ हुआ है, बताइए। सर्वाधिक शानदार विकास कहाँ हुआ है? आपको पता है कि नलकूप सिंचाई जहाँ पे आवश्यकता कहाँ पड़ेगी? जहाँ पे नहर नहीं होगा। जहाँ पे नहरों का विकास ठीक से नहीं होगा। तो देखेंगे गंगा घाट दोआब में नहर है, गंगा यमुना में भी है, बुंदेलखंड में भी नहरों का विकास किया गया है। बट सरयू पार वाले मैदान में आप देखेंगे नहरों का अभाव है। तो वहाँ पे नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार जो है क्या हुआ है? विकास हुआ है वहाँ पे। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी। नौकरी है तो सब कुछ है, बिल्कुल नौकरी है तो आप लोग, आप क्या कर सकते हैं? हेयर ट्रांसप्लांट भी करा सकते हैं और बिग भी लगा के टहल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए परेशान मत होइए। हेयर फॉल इसमें सबका हो रहा है। राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है?
बताइए। 540 नंबर क्वेश्चन बताइए। सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से कहाँ होती है? सबको पता है, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के बाद किसका स्थान आता है? बिहार का। तो सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई कहाँ पे होती है? उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी। 540 नंबर क्वेश्चन है। अनाया जी बिल्कुल सही है। बिल्कुल रिया पांडे जी सही है, सबका सी 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 सी। डी आंसर इसका आया, डी होगा डी। सचिन वर्मा जी का सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है? बताइए। अभी हम लोग देखे हैं नलकूपों द्वारा सिंचित सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन, कितना है उत्तर प्रदेश में नलकूपों द्वारा? आप देखेंगे 10,743। 10,743 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में जो है नलकूपों से सिंचाई होती है। वहीं आप देखेंगे बिहार में 19,57 हजार हेक्टेयर सिर्फ है। ठीक है, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे उत्तर प्रदेश सही हो जाएगा। बाकी हरियाणा और पंजाब में उसके अकॉर्डिंग कम है। भारत में माला नहर तंत्र प्रस्तावित किया गया है। माला नहर तंत्र कहाँ, किसने प्रस्तावित किया? बताइए। ग्रेटफुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चीजें आप लोग यहाँ पे फोकस कीजिए। दिनसा जी दस्तूर, इन्होंने क्या किया था? माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था। और बाकी ऑप्शन देखें, जैसे कि के एल राव जी और यहाँ पे इंजीनियर विश्वेश्वरैया जी ने क्या किया था? उन्होंने नदियों को जोड़ने का जो है प्रस्ताव दिया था। पर देखेंगे सरकार ने क्या किया था? जल संसाधन मंत्रालय ने दोनों को अस्वीकृत कर दिया था। क्या कर दिया था? अस्वीकृत कर दिया था। तो दिनसा जी दस्तूर ने माला नहर तंत्र को जो है प्रस्तावित किया था। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे कहते हैं? बताइए। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे कहते हैं? दक्षिण, ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। सर आर्थर कॉटन ने क्या किया था? ब्रिटिश एक इंजीनियर थे, ब्रिटिश इंजीनियर थे वो। उन्होंने दक्षिण भारत में जो है सिंचाई व्यवस्था के लिए बहुत सारा जो है अग्रणी वर्क कार्य किया था, बहुत उसमें भूमिका निभाई थी। इसके वजह से उनको क्या बोला जाता है? दक्षिण भारत का सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत। अगला क्वेश्चन, भारत की सिंचाई क्षमता क्षमता सर्वाधिक भाग पूरा होता है किससे होता है? वृहद परियोजना से या एवं वृहद परियोजनाओं से, लघु परियोजनाओं से या मध्यम परियोजनाओं से? इसका आंसर बताइए तेजी से। ए सरिता वर्मा जी, सचिन वर्मा जी ए, जस्सी कॉटन कॉटन, प्रवीण पंडित जी ये बता रहे हैं कॉटन जी। क्या आंसर बता रहे हैं आप लोग? मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ है। आर्थर कॉटन, ओके ओके, आर्थर कॉटन बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। ओनली आप देखेंगे लघु एवं बृहद परियोजनाएं है ना, इनके माध्यम से सर्वाधिक भाग पूरा होता है। सॉरी, यहाँ पे देखेंगे लघु परियोजना का किसको बोला जाता है? लघु परियोजना, थोड़ा सा इसके बारे में भी बता देते हैं। आप देखेंगे 2000 हेक्टेयर से कम की भूमि को सिंचित करने के लिए, है ना, हेक्टेयर से कम, ठीक है, उसको लघु परियोजना में लिया जाता है। मध्यम में आप देखेंगे 2000 से 10,000 तक, 10,000 हेक्टेयर तक की भूमि की सिंचाई, ठीक है। और वृहद, वृहद किस में आ जाएगा? 10,000 हेक्टेयर से अधिक। याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, आता है कभी कभी, इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके, तो आप देखेंगे लघु परियोजना से भारत का लगभग 62% सिंचाई होती है और इन दोनों से मिला के 38% भूभाग की सिंचाई होती है ना। तो सबसे ज्यादा कौन सी भूमिका निभाता है? लघु, और इन दोनों को मिला दिया जाए तो सर्वाधिक सिंचाई क्षमता, सर्वाधिक विभाग इससे होता है, लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। ठीक है, अगर सिर्फ लघु देता, बृहद देता, मध्यम देता तो क्या करते हैं आप? लघु लगा देते, लेकिन इसमें दोनों दिया है तो ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी सही होगा।
रिया पांडे जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरक्का की नहर जलवहन क्षमता कितनी है? फरक्का, फरक्का के जल वहन क्षमता कितनी है? अब देखेंगे फरक्का नहर जो है, इसका निर्माण किया गया था, इसमें बहुत तलछट जमाव हो गया था, जिसकी वजह से जो है इसके पूर्वी किनारे से काटकर जो है एक नहर का निर्माण किया गया, और गंगा से जो है इसमें लगभग 40,000 क्यूसेक जल छोड़ा गया, और वहीं उसकी जल वहन क्षमता होती है। तो ऑप्शन सी जिसने भी बताया है सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही बताया आपने सुप्रिया जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसे आंसर देते रहिए सही आप लोग। वीही जी, यूट्यूब पर आत्मा भटकती नहीं है, यूट्यूब पे बहुत अच्छी तैयारी भी होती है, तो आप अपनी आत्मा को भटकाइए मत, कंसंट्रेट होकर पढ़िए। मंगलम सिंचाई परियोजना कौन से राज्य में है बताइए? मंगलम सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? बताइए। मंगलम सिंचाई परियोजना आप देखेंगे मंगलम किसमें है? केरल में। भरत पूजा की उप सहायक नदी है मंगलम नदी, ठीक है। मंगलम सिंचाई परियोजना भरत पूजा की उप सहायक नदी है, किसमें है? केरल में है, ठीक है। इसका आंसर बताइए, कौन सी नदी पे बनाई गई है? कौन सी नदी पे? इसका आंसर बताइए, मंगलम परियोजना कौन सी नदी पर बनाई गई है? जस्सी जी तमिलनाडु गलत बता रहे हैं आप। अब देखेंगे 1966 में जो है ये चेरुकुन्नम, चेरुकुन्नम नदी पर बनाई गई है। ये किसकी सहायक नदी है? मंगलम की सहायक नदी है, मंगलम, ठीक है। मंगलम किसकी सहायक नदी है? भरत पूजा की, भरत, भरत, भरत पूजा, पूजा, भरत पूजा नदी की सहायक नदी है। कहाँ पे है? केरल में, ओके। ये नदी, ठीक। ये नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है इससे पढ़ाई में। हाँ बिल्कुल, पढ़ाई में होना चाहिए। देखिए पढ़ाई में भटकाव नहीं है, पढ़ाई एक कंसंट्रेशन वाला एक्ट है, तो इसको भटकाव मत बोलिए, ठीक है विही जी। अगला क्वेश्चन है आपका, सारण सिंचाई नहर कहाँ से निकलती है? सारण सिंचाई नहर आप देखेंगे कहाँ से? गंडक से निकलती है, गंडक के त्रिवेणी घाट से जो है सारण सिंचाई नहर निकलती है, ओके। जस्सी जी गलत हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग लगे रहिए, बस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कीजिए। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है बताइए? गांधी सागर बांध, भाखड़ा बांध, हरिके बैराज और गोविंद सागर। आप देखेंगे ऑप्शन सी हरिके बैराज, वहां से जो है ब्यास और सतलज के संगम के, आप देखेंगे किसका होता है? इंदिरा गांधी नहर का उद्गम होता है हरिके बैराज, ओके। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन आपको क्लियर है? हरिके बैराज ब्यास और सतलज नदी के निकट जो है इसका संगम है। वहां पे आप देखेंगे इसकी लंबाई आप देखेंगे 649 किलोमीटर है, 649 किलोमीटर। ब्यास और सतलज नदी के संगम पे, ओके। यहाँ तक चीजें क्लियर है? सी बहुत सारे लोगों का सही आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं। ब्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग कौन सा नहर परियोजना करती है बताइए? अब देखेंगे शीत ऋतु में जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना में पानी की कमी हो जाती है, तो ब्यास नदी से जो है एक बांध बनाया गया है, पोंग बांध ब्यास नदी पे, और वहीं से जो है इसको पानी का सप्लाई किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जिसने भी बताया है बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ऑप्शन ए, लंबाई 649 किलोमीटर, बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक कथन सत्य नहीं है बताइए? इसमें घग्गर के जल का इंदिरा गांधी नहर में उपयोग किया जाता है, नर्मदा अमरकंटक क्षेत्र से निकलती है। मान लीजिए इसमें से कुछ आपको नहीं पता है, कुछ आपको पता है। ये तो सही कह रहा है कि नर्मदा अमरकंटक के पश्चिमी क्षेत्र से निकलती है, आपको पता ही है, ठीक है। विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी के बीच में बहती है। निजाम सागर
मंजीरा के मंजीरा नदी पर स्थित है। आपको पता है निजाम सागर कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। किसके नदी पे? मंजीरा। किसकी सहायक नदी है मंजीरा? बताइए। कावेरी की सहायक नदी, सॉरी, किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। गोदावरी की सहायक नदी। हम लोगों ने नदी पढ़ लिया है पूरा, आपको याद होना चाहिए सहायक नदियों के बारे में। ठीक है। वहीं आप देखेंगे पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की, सही है। पेन गंगा, वेन गंगा, है ना, वर्धा, प्राणहिता, है ना, ये सब आपको, सबरी किसकी सहायक नदी है? ये सब गोदावरी की सहायक नदी हैं, याद होनी चाहिए आपको। सचिन कुमार मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम लोग अपने पूरे डेडिकेशन से सभी चीज़ें कवर करा रहे हैं। आप देखेंगे मानस सर, अमित सर, राकेश सर, मैं और पूरी टीम, आप देखेंगे अतुल मिश्रा सर, ये सभी लोग जो है मिलकर पूरी आर ओ यूपी पीसीएस के ऐसे कोई भी डायमेंशंस नहीं है, अब ऐसे कोई टॉपिक नहीं है जो हम लोग छोड़ रहे हैं, सभी चीज़ें कवर कराएंगे। आप बस जुड़े रहिए इस प्लेटफॉर्म से, अपना प्यार और समर्थन बनाए रखिए, ठीक है। इसमें आपको हर एक चीज़ें मिलेंगी जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए। अब देखेंगे सीधे सीधे क्वेश्चन उठा के आ गया था एपीएस में, हम लोगों ने जो पढ़ाया था, एपीएस एग्जाम अभी अभी हुआ था। बहुत सारे लड़कों ने कमेंट किया था इसमें कि हम लोगों के क्लास से, मानस सर के क्लास से और मैराथन वाले क्लास से बहुत सारे क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए गए थे, और बहुत सारे लोगों का सही भी हुआ है, एपीएस निकल भी रहा है। ठीक है, तो आप लोग डेली इस क्लास से जरूर जुड़िए। शुक्ला राज जी, स्वागत है, धन्यवाद आपको। बिल्कुल, मानस सर काफ़ी डिटेल में आप देखेंगे पढ़ा रहे हैं, पूरा करंट अफेयर कवर करा दिए हैं, सभी टॉपिक कवर करा दिए हैं, मैराथन में हम लोग इसको कवर करा रहे हैं। तो आप लोग बस जुड़े रहिए, इससे सब चीज़ें मिलेंगी आपको। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा पर है, कहाँ पे है? हरिद्वार में, नरौरा में। आप देखेंगे बुलंदशहर नरौरा में, यूपी में आप देखेंगे इसका उद्गम है, बुलंदशहर। ठीक है, ओके। कहाँ पे? यूपी में इसका निचली गंगा नहर का उद्गम है, ठीक है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तेजी से आगे बढ़ते हैं। हरियाली एक नई योजना है, किसके लिए? बंजर भूमि के विकास के लिए। आप देखेंगे जल संरक्षण के लिए जो है, जल संसाधन को संरक्षित करने के लिए इस योजना को लाया गया था, बंजर भूमि विकास के लिए, है ना। बंजर भूमि विकास में जो जल की कमी पड़ती है ना, जल के अभाव की कमी को दूर करने के लिए, जल के अभाव को दूर करने के लिए इस योजना को लाया गया था, हरियाली योजना को, ताकि बराबर हरियाली बने रहे। आप देख सकते हैं हरियाली इसका नाम ही है, तो किसके लिए होगा? बंजर भूमि के विकास के लिए। अगला क्वेश्चन आप देख लीजिए, एकीकृत जल संभर कार्यक्रम। आप देखें इंटीग्रेटेड वाटर शेड मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम, है ना। तो ये देखेंगे आप, ये प्रोग्राम दो तीन जो है प्रोग्राम को मर्ज करके लाया गया था। इसमें आप देखेंगे कौन सा प्रोग्राम? बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, उसके बाद देखेंगे मरुभूमि विकास कार्यक्रम, और साथ ही साथ सूखा विकास कार्यक्रम। इन तीनों को मर्ज करके इस कार्यक्रम को लाया गया था। इससे क्या लाभ होगा? मृदा के बह जाने से रोकथाम, बिल्कुल सही है। देश भर के 12 मासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ना, ऐसा है क्या? नहीं, ये गलत है। वर्षा जल संग्रहण तथा भौम जल स्तर का पुनर्भरण, सही है। प्राकृतिक वनस्पतियों का पुनर्जनन, अगर आप इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं ना, तो दो यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, सीधे ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। तो आप देखेंगे एलिमिनेशन से आंसर कितनी तेजी से आ जाते हैं। बस आपको पता होना चाहिए कि इसमें एक ऐसा ऑप्शन है जो गलत है। तो इसमें 12 मासी नदियों को जोड़ने का कोई प्रोग्राम नहीं था, ठीक है। ये कब लाया गया था? कमेंट में बताइए आप लोग। ये एकीकृत जल संभर विकास कार्यक्रम कब लाया गया था? बताइए, आंसर बताइए। 553 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, बताइए। अब हम बात करेंगे जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। बहुउद्देशीय मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट टारगेट को मतलब लेकर चलती हैं, जैसे कि वहाँ पे जल विद्युत की क्षमता होगी, उसके बाद ऊर्जा शक्ति की बात होगी वहाँ पे, साथ ही साथ जल सिंचाई की व्यवस्था। तो यानी ऐसी परियोजना जिससे जो है सिंचाई से लेके ऊर्जा प्राप्ति से लेके बहुत सारे अलग अलग टारगेट पूरे होते हों, उद्देश्य पूरे होते हैं, उसको बहुउद्देशीय घाटी नदी घाटी परियोजना होती है। नदी डैम पर बनाया, मतलब नदी पर डैम बनाया जाता है और उससे विद्युत प्राप्त किया जाता है, सिंचाई के लिए उसका उपयोग किया जाता है। ओके।
ये सही लग रहा है, बता रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं जस्से जी। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये चार ऐसे राज्य हैं जो सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। आप बताया नहीं, किसी का भी कमेंट नहीं आया, कब आया, कब इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम आया था, बताइए। आप देखेंगे कब, 1 अप्रैल 2008 में 3 योजनाओं को जोड़कर इसको बनाया गया था। योजनाओं को मर्ज करके, योजनाओं का विलय करके, कौन कौन सी योजना थी आप देखेंगे, बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, उसके बाद सूखा विकास कार्यक्रम, साथ ही साथ लास्ट में आप बताएंगे कौन सा, मरुभूमि विकास कार्यक्रम। ठीक है, तो ये तीनों को मर्ज करके ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है, इन तीनों में, इन तीनों को मर्ज करके कौन सा एक नया स्कीम स्टार्ट किया गया था, तो ये टॉपिक इससे भी एक क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, नर्मदा घाटी परियोजना आप देख लिए। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, आप देखेंगे ये कहाँ पे बनाया गया है, नर्मदा में, कहाँ है, मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बिल्कुल हंसी खुशी के साथ सबको पढ़ना चाहिए, बहुत आनंद लेके पढ़ना चाहिए क्लास का। आप लोग आनंद लीजिए, कंपटीशन कीजिए आपस में, तेजी से आंसर देने की कोशिश कीजिए, सबसे फास्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए, कंपटीशन का आनंद लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सा सरोवर परियोजना के विरोध में है, सरदार सरोवर परियोजना। ठीक है, सरदार सरोवर परियोजना के विरोध में कौन है, आप देखेंगे कौन है, मेधा पाटकर, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप देखेंगे महाराष्ट्र वाले रीजन में जो है, धुले एरिया में, धुला जिले में, मेधा पाटकर एक समाज विज्ञानी थी। ठीक है, सामाजिक विज्ञानी, सोशल वर्कर जिसे कह सकते हैं। वो जो है एक समिति का गठन की थी, है मरुस्थल विस्तार जो है, जो समिति का गठन किया था उन्होंने, है ना। और बाद में यही समिति में जो विभिन्न स्थानीय संगठन है ना, उसको मर्ज करके नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है स्टार्ट किया था। उसकी, उसमें मुख्य भूमिका किसकी थी, मेधा पाटकर की थी। ठीक है, तो याद रखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, आंदोलन से भी ये संबंधित है, किससे संबंधित, नर्मदा, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित कौन, है ना, याद कर लीजिए आप लोग। ओके फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। आंसर दीजिए, काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है, आप देखेंगे बरगी, ओंकारेश्वर, लगभग 300 बांधों की श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी, कहाँ पे, किस पे, नर्मदा नदी पर। ये तीनों जो है नर्मदा नदी पर बनाई गई है ना। अब यहाँ पे देखेंगे बाढ़ सागर, बाढ़ सागर जो है नर्मदा नदी पर नहीं बनाई गई है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, डी बिल्कुल। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अंकित जी, अंकित कश्यप जी, गुड इवनिंग। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एक में से मध्य प्रदेश का हरसुद कस्बा जलमग्न हुआ, हरसुद कस्बा कहाँ पे है, कौन से जिले में है, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, खंडवा जिला में है ना। अब देखेंगे 2004 में क्या हुआ था, इंदिरा गांधी सागर में जो है, सॉरी सरदार इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 558, कौन सी नदी में जो है बाढ़ आने से ये कस्बा जो है डूब गया था, 2004 में बाढ़ आया था। ठीक है, सॉरी इन सभी बांध की वजह से हो गया था, ये डूब गया था। 558, बिल्कुल मुस्कान वर्मा जी। सोनाली खंडवा, क्या बता रही हैं आप, सोनाली मिश्रा जी आज पढ़ी नहीं हैं आप, पढ़ कर आइए। इसका आंसर बताइए, 558 आंसर बताइए आप लोग तेजी से। 56 पे चल रहे हैं, 58 का पहला आंसर आया सचिन वर्मा जी का, ए बता रहे हैं, ए। सोनल कत्रा जी,
इंदिरा सागर बिल्कुल सही है, सबका सही है, इंदिरा सागर बिल्कुल। इंदिरा सागर, ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इंदिरा सागर जलाशय से क्या हुआ था, ये खंडवा जिले का हरसूद कस्बा जो है जलमग्न हो गया था। ओंकारेश्वर परियोजना नदियों में से किस एक से संबंध है? अभी हम लोगों ने देखा ओंकारेश्वर कौन से नदी से है, बताइए। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जिसने भी बताया सही है, सुप्रिया जी का भी सही है, बिल्कुल सुप्रिया जी। ओके सही है। इंदिरा सागर, वीके श्रीवास्तव जी, सभी लोग जुड़ गए हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बात की ऊंचाई बढ़ाने के निर्णय का विरोध कर रहा है, बताइए। नर्मदा बचाओ आंदोलन, आप देखेंगे गांधी सागर, सरदार सरोवर, इंदिरा गांधी, इसमें से कौन सा है? सरदार सरोवर। इस बात की ऊंचाई से उनको क्या होता, बहुत सारा जलमग्न हो जाता वहाँ का एरिया। इसकी ऊंचाई अगर बढ़ा दी जाती और वाटर लेवल बढ़ जाता है वहाँ का, क्या होता, तो वहाँ के आसपास के एरिया क्या हो जाते, उनको वहाँ से पलायन करना पड़ता, वहाँ से शिफ्ट करना पड़ता। इसकी वजह से इसका विरोध हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन में। तो उसके बाद ऊंचाई को बढ़ाने से लोग रुष्ट थे। भाखड़ा नागल एवं संयुक्त परियोजना किस राज्य से संबंधित, बताइए। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर बताइए आप लोग तेजी से। कौन कौन से राज्य इससे लाभान्वित होते हैं, बताइए। किसकी संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नागल बांध? आप देखेंगे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की एक संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नागल बांध, ठीक है। किस नदी पर बनाई गई है, बताइए। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाई गई है? इससे और इसका कमांड एरिया क्षेत्र में आप देखेंगे, कमांड एरिया क्षेत्र की बात करेगा तो इसमें आप हिमाचल प्रदेश भी शामिल कर लेंगे। कमांड एरिया में हिमाचल प्रदेश भी जो है हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के साथ जुड़ जाएगा। ओके, चीजें क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, आगे बढ़े फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स आगे बढ़े, बताइए। हरियाणा, पंजाब, बिल्कुल सोनल कत्या जी, सबका सही है, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं आप लोग। कावेरी नदी की बात करेंगे अब, इस पे जितने भी बधे हुए बांध है, मतलब बने हुए बांध, इसकी बात करेंगे। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है? सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र आपको पता है? मयूराक्षी है या मक्षकुंड है, पल्लीवार है या समुद्र शिव समुद्रम? आप देखेंगे शिव समुद्रम सबसे पुराना है 1902 में। 1902 में आप देखेंगे। इससे भी पुराना आप देखेंगे 1897 में दार्जिलिंग में जो है एक जल विद्युत परियोजना स्टार्ट की गई थी, वो इससे भी पुराना है। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर है आपको? ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है, बताइए। कावेरी नदी का जल बंटवारे का विवाद किस किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर दीजिए, तेजी से आंसर दीजिए आप लोग। तो टॉप 3 लिए हम लोग लेंगे। 63 पे आ जाइए। डी 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 डी, सबका सही आ रहा है आंसर। 62 का सही आंसर सब लोग दे रहे हैं। जस्सी जी आंसर दीजिए, आप बात मत कीजिए। जस्सी जी बताइए इसका आंसर, बताइए। इसका आंसर है ये। कौन कौन से लोग इसमें जो है इन्वॉल्व हैं? जस्सी जी, आप डेली रेगुलर जुड़े जुड़े रहते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स में से आप हैं और आंसर भी आप सही देते हैं और काफ़ी सीरियस स्टूडेंट भी हैं। आंसर दीजिए इसका, बताइए। आपके आपका जो है जस्सी जी, आपके आंसर का इंतजार है हमको, बताइए आंसर। आंसर नहीं आ रहा है आपका, कोई बात नहीं। आप देखेंगे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी, ये जो है 4 राज्य हैं जिनके बीच में जो है कावेरी नदी के बंटवारे का जो है हमेशा विवाद रहता है। ओके, याद कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, बताइए। किस नदी पर अवस्थित है? भद्रा, भीमा, गोदावरी या कृष्णा? आप देखेंगे इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। कहाँ पे, कहाँ पे? इसको आप कमेंट में बताइए कहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, जस्सी जी तो गायब ही हो गए, आंसर नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है, बताइए। शिवनाथ, नर्मदा, महानदी या सोन? बताइए हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर, आपको पता है कौन सी नदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है? उड़ीसा में
महानदी पर बनाया गया है, महानदी पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महानदी पर। आंसर दीजिए, आप लोग आंसर नहीं आ रहा आप लोगों का सही सही। हाँ, प्रदीप कुमार जी बिल्कुल सही है, कृष्णा पे बनाया गया है तेलंगाना में। बिल्कुल राहुल राय जी सही आंसर आप बताए हैं अभी पहले। रोल नंबर 24 प्रेजेंट हैं और बहुत अच्छा आंसर भी दे रहे हैं। बहुत अच्छा नाम रखा है आपने। महानदी पर निर्मित बांध का नाम बताइए। महानदी, अभी हम लोगों ने देखा कि हाँ कौन सा बांध है, हीराकुंड। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चंबल घाटी परियोजना कौन से बांध पर निर्मित है? इस पे चंबल नदी पर कौन सा बांध स्थित है? आप देखेंगे कौन सा, गांधी सागर। कहाँ पे है गांधी सागर बांध? कहाँ बनाया गया है बताइए? मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, मध्य प्रदेश या गुजरात में? बताइए, आंसर दीजिए कमेंट में। सबसे बड़ा बांध, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, गांधी सागर बांध किस एक का भाग है? चंबल परियोजना, कोसी परियोजना, दामोदर परियोजना, भाखड़ा। आपको पता है चंबल परियोजना का भाग है ना गांधी सागर। कौन कौन सी और भी हैं इस पे निकाली गई? जवाहर सागर भी निकाली गई हैं, गांधी सागर निकाली गई हैं, है ना। जवाहर सागर आप देखेंगे राजस्थान में। ओके, गुजरात बता रहे हैं, बिल्कुल रोल नंबर 24 सही बता रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन, चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है, ठीक है। गोविंद सागर, गोविंद बल्लभ पंत, आपको पता है ये कहाँ पे है? यूपी में, सोनभद्र में। आप देखेंगे ये गलत हो जाए, गोविंद सागर भी इससे संबंधित नहीं है। गांधी सागर और जवाहर सागर अभी हम लोगों ने बात किया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए जितने भी बताया सही है चंबल परियोजना के बारे में, ठीक है। आप देखेंगे गांधी सागर गुजरात और जवाहर सागर राजस्थान में है ना, ठीक है। याद कर लीजिए इसे, 569 याद कर लीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? बताइए। चंबल नदी पर नागार्जुन सागर, आपको पता है कृष्णा पे बना है। विंध्य सागर, रिहंद तो रिहंद नदी पे बना है, विंध्य सागर भी नहीं बना है चंबल नदी पे। आप देखेंगे राणा प्रताप सागर किससे बना है? चंबल नदी पर पड़ा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल। गांधी सागर गुजरात और जवाहर सागर राजस्थान में, बिल्कुल सुरेश कुमार जी सही कह रहे हैं। सही, अच्युता द्विवेदी जी सही आंसर है। बहुत सारे लोगों का आंसर सही आ रहा है, शिवानी दुबे जी का भी सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन, टिहरी बांध परियोजना, टिहरी बांध परियोजना। अगला क्वेश्चन बताइए। अब हम टिहरी की बात करेंगे। इसमें आप देखेंगे उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जा रहा है टिहरी बांध पर? टिहरी बांध पर किसका निर्माण किया जा रहा है बताइए? कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर, सामगंगा, अलकनंदा, भिलंगाना। आप देखेंगे भागीरथी और भिलंगाना के संगम के आगे जाकर जो है टिहरी गांव में, उत्तराखंड के टिहरी जिले में, सॉरी, उत्तराखंड के टिहरी जिले में किसका निर्माण किया जा रहा है? भागीरथी नदी पर टिहरी बांध का निर्माण किया जा रहा है, टिहरी बांध, है ना। क्वेश्चन काफी पहले का बन चुका है ये। आप देखेंगे भागीरथी और भिलंगाना के संगम के इसके मिलने के आगे जो है, जहाँ पर मिलकर इनका जलस्तर और जल की गहराई बढ़ जाती है, उसके आगे जो है बांध बनाया जा रहा है टिहरी का, ठीक है। ओके, बिल्कुल बिल्कुल जस्सी जी, अभी आपका आंसर आया है, अभी को आप आंसर दे रहे हैं। दामोदर घाटी परियोजना, इसके बारे में बताइए। ये सभी परियोजनाएं याद कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाता है इस पे, बहुत बहुत सारे, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है इससे संबंधित क्वेश्चन। हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इससे संबंधित। तो इस योजनाओं को, जितनी भी परियोजनाएं, नदी घाटी परियोजना, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, है ना, याद कर लीजिए, एक लिस्ट बना के रख लीजिए। एक पेज में सभी एक नदी से संबंधित कौन सी घाटी परियोजनाएं हैं और कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। सभी स्टूडेंट्स, सभी फ्रेंड्स, हमारे सभी साथी इसको क्या करेंगे, याद कर लेंगे। इसके साथ साथ, हमारे क्लास के साथ साथ आपका सभी टॉपिक कंप्लीट होना चाहिए। कल के भुलावे में मत पड़िए कि कल होगा, कल हम पढ़ेंगे और कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल कभी नहीं आता, आपको पता है। आज ही वो कल है जब, जिसके बारे में आप कल सोच रहे थे कि कल पढ़ेंगे। तो आज ही पढ़िए, आज ही लिस्ट बनाइए और आज ही पूरी चीज़ें कंप्लीट कर लीजिए। चलिए तेजी से बढ़ते हैं। मैथान, बैल पहाड़ी और तिलैयाबाद
किस नदी पर स्थित है बताइए? मैथान, बैल पहाड़ी और तिलैया बांध। इसमें से आप कोई भी आपको एक पता है ना, तो आप कर लेंगे। तिलैया बांध किस पे है? बराकर नदी पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। बी सचिन वर्मा, रिया पांडे, रश्मि, अंजलि सैनी, संध्या यादव। गुड इवनिंग एच डी यादव, गुड इवनिंग। स्वागत है सभी लोगों का। सही बताया सभी लोगों ने, बहुत अच्छा आंसर। कथन आपका है दामोदर घाटी कारपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, दामोदर नदी को क्या बोला जाता था पश्चिम बंगाल में? शोक की नदी, दुख की नदी। सही है। तो दामोदर घाटी कारपोरेशन इससे बनाया गया, जिसका क्या हुआ, उसके नदी के जल को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया अलग अलग नहरों के माध्यम से। तो सही, उसके बाद जो है वो बाढ़ जो है, जिसके लिए बाढ़ बहुत लाती थी ये पश्चिम बंगाल में, तो क्या हुआ, पानी डिस्ट्रीब्यूट किया गया और पानी में कमी लाई गई, जिसकी वजह से वहां पे बाढ़ नहीं हुआ। दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रभावित होती है और निचले भाग में बहुत धीमा हो जाता है। इसके बाढ़ का कारण क्या है कि ऊंचाई में तो आप देखेंगे चट्टानी वाले भागों से प्रभावित होती है, जिसकी वजह से काफी तेजी से प्रभावित होती है। लेकिन एस डी यादव जी, धन्यवाद आपका भी। आप देखेंगे कि नीचे जब वो आती है, नीचे वाले रीजन में, है ना, इसका उद्गम अब कहाँ होता है आपको पता है? दामोदर नदी का उद्गम कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ के पठार से, पठारी रीजन से। जब नीचे आता है तो काफी धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे गाद का जो है जमाव हो जाता है, और गाद के जमाव की वजह से जल स्तर उसका जो है गहरा कम होता है, और ऊपर ऊपर से बहने लगती है नदी, और बाढ़ का कारण बनती है पश्चिम बंगाल में, जिसकी वजह से उसे दुख का नदी बोला जाता है। बिल्कुल ऑप्शन ए सही है, और कारण भी इसका सही है, सही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ये आंसर बताइए, दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? दामोदर घाटी निगम बताइए। 574 नंबर क्वेश्चन। शुरुआत के 4-5 आंसर लेंगे। बिल्कुल जस्सी जी, छत्तीसगढ़ पठार से, सही बता रहे हैं आप। मुस्कान वर्मा जी, 74 नंबर क्वेश्चन बताइए, 74 नंबर क्वेश्चन। रोल नंबर 24। बिल्कुल सही बता रहे हैं हम। बिल्कुल बहुत सारे लोगों का आंसर सही आ रहा है। 1948 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1948 में दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुई थी, 1948 में। राम राम निशाराज जी, राम राम, राधे राधे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका विविध परियोजनाओं के बारे में। ये क्वेश्चन बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन देखते ही आपको आ जाना चाहिए, देखते ही, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 575। 575 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग। 575 नंबर क्वेश्चन। मुस्कान वर्मा जी, सब लोग अभी पीछे। 75 बी सुप्रिया जी का पहला आंसर आया है, बिल्कुल सही है। आप देखेंगे तवा प्रोजेक्ट किस पे है? कृष्णा नदी पे है क्या? नहीं, तवा नदी पे है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। इसमें ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी। मिदनापुर नहर कंसावती नदी पर है, सही है। मैतूर डैम कावेरी नदी पे भी सही। उकाई प्रपात प्रोजेक्ट देखेंगे तापी नदी पर है। ये किस पे है? तवा नदी पर। नदी इसका नाम ही क्या है? तवा, तवा नदी, ठीक है। जस्सी जी बिल्कुल आपका भी सही है। मानसी वर्मा जी, सबका भी सही है। इंडिया इंडिया, अमृता दुबे जी, सबका सही है। इसमें आप बताइए, इसमें मैचिंग कराना है। हीराकुंड परियोजना कहाँ है? अभी हम लोगों ने देखा हीराकुंड परियोजना। बताइए इसका आंसर बताइए। हीराकुंड परियोजना, आंसर बताइए। हीराकुंड परियोजना बताइए आप लोग। हीराकुंड परियोजना, हीराकुंड परियोजना के बारे में बताइए। कहाँ पे है? उड़ीसा, आपको पता है कौन सी महानदी पे बनाई गई? हल्दिया रिफाइनरी, हल्दिया कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। ए का 2, बी का 1। ए का 2, बी का 1 किस में है? दो ऑप्शन में, दो ऑप्शन गया, बी और डी गया। अब देख लेते हैं तारापुर परमाणु केंद्र कहाँ पे है? तारापुर आपको पता है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। सी का 4, सी का 4 किस में है? ऑप्शन सी में। ये क्या हो जाएगा? कुद्रेमुख पहाड़ियाँ, कर्नाटक में। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन सी जिसने भी लगाया है सही है। रिया पांडे जी सही है, आपका भी सही है, सबका सही है। 2143, 2143 बिल्कुल सही है। बहुत सारे लोग सही बता रहे हैं। हिमाचल बांध, हिमाचल प्रदेश बांध अब सतलज नदी पर बनाया जा रहा है।
इस बांध को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप देखेंगे इस बांध का निर्माण कराया गया था कि सतलज नदी में जो है क्या हुआ था, बहुत तलछट जो है जमाव हो रहा था, उसका गाद निर्माण फॉर्मेशन हो रहा था, जिसकी वजह से इसका फॉर्मेशन जो है किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश बांध का। कहाँ पे? सतलज नदी पर। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? सतलज नदी के तलछट जो है जमाव को खत्म करने के लिए, मिट्टी को रोकने के लिए इस बांध का निर्माण किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, जल विद्युत परियोजनाओं में कौन सी परियोजना भारत के भूटान के सहयोग से बनी है? भारत और भूटान के सहयोग से, ये आंसर बताइए। फैक्चुअल डाटा होना चाहिए, पता होना चाहिए आपको। ये आंसर बताइए। 478 नंबर क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून अर्चना त्रिपाठी जी। अर्चना त्रिपाठी जी, इसका आंसर बताइए आप। हम लोग के पास आधे घंटे और बचे हुए हैं, तेजी से आंसर करेंगे। चुक्का बांध, आप देखेंगे चुक्का बांध कौन सा? चुक्का बांध। हम लोग को अभी 50 क्वेश्चन से ज़्यादा अभी करना है, तेजी से हम लोग अब यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। अब यहाँ पे हम काफ़ी फास्ट चलेंगे, आप लोग फास्ट आंसर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल अर्चना द्विवेदी जी, सही। ठीक है, तो आप लोग फास्ट आंसर दीजिए, टॉप 3 आंसर्स लिए जाएंगे, बाकी हम लोग तेजी से इसे कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? बताइए। आप देखेंगे ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट जो है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ये तीनों मिलकर इस पे कार्य कर रहे हैं, तेलुगु गंगा। ठीक है, तेलुगु नाम से ही आप देखेंगे इसमें कौन सा ऐसा नाम है जो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक वाले रीजन संबंधित है, तेलुगु गंगा। ठीक है, तेलुगु गंगा परियोजना किस शहर को पानी मिलेगा? बताइए, कौन से शहर को पानी मिलेगा इससे? मद्रास को, बेंगलुरु को, तिरुचिरापल्ली को, या किसे? मदुरै को। बताइए। 90% नेट खत्म हो गया है, कोई बात नहीं, आप किसी और से हॉटस्पॉट लेके, अपने दोस्तों से या किसी फ्रेंड से या अपने घर वाले मेंबर से लेकर इसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ये क्लास नहीं मिस होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल अर्चिता द्विवेदी जी, सही है आपका। मदुरै, जैसे जैसे जी गलत बता रहे हैं आप, मदुरै नहीं होगा। 580 क्वेश्चन आप देखेंगे, इसका क्या हो जाएगा? मद्रास। मद्रास होगा, मद्रास वाला रीजन। देखिए अभी हम लोग देखेंगे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये तीनों पहले किस नाम से जाना जाता था? मद्रास के नाम से जाना जाता था। तो इससे आप इससे क्वेश्चन को लगा सकते थे, पिछले वाले क्वेश्चन से ही आप लगा सकते थे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तेलुगु गंगा की हम लोगों ने बात की थी। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रिपीटेड मैनर में क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत सारे कह सकते हैं एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया भी है। नजीर बानो गलत हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग तैयारी कीजिए। वीही, जस्सी, हुकुम, इवा, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। पूनम जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का आंसर। ओके ओके, आप लोग ऐसे ही पूरे उत्साह से जुड़े रहिए, आंसर देते रहिए। टॉप 3 आंसर हम लोग ये तेजी से बढ़ेंगे। आप देखेंगे जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने सबसे पहले क्या कहा था? बहुउद्देशीय नदी घाटियों को क्या कहा था? भारत का, आधुनिक भारत का क्या बोला था? मंदिर बोला था, आप देखेंगे। ठीक है, बहुत सारे बहुउद्देशीय नदियों घाटियों का निर्माण इनके काल में हुआ था। बिल्कुल इवाजी सही बता रहे हैं सभी, जस्सी जस्सी, सबका आंसर सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन, नदियां और बांध के बारे में है। कौन सी नदी पर कौन से बांध है? कावेरी नदी पे कौन सा है, आपको पता है? बताइए। अलमट्टी है, मेटूर है, गांधी सागर है या सरदार सरोवर है? कृष्णा में बताइए। सरदार सरोवर है, गांधी सागर है, मेटूर है, अलमट्टी, नर्मदा। आपको अगर सी भी पता है ना, सी नर्मदा कहाँ है? सरदार सरोवर अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। चंबल किस पे है? बताइए। गांधी सागर। दो ऑप्शन अगर आपको पता है तो इससे देखते हैं आंसर आ रहा है। अब देखिए सी का फोर किस में है? दो ऑप्शन में नहीं है, दो ऑप्शन गया। अब बचा आपका दो ऑप्शन, बी और डी। आप देखिए चंबल, यानी डी का 3 किस में है? डी का थ्री किस में है? बी में है। आप आंसर तक पहुंच गए। ए का 2 हो जाएगा, मेटूर, कावेरी, मेटूर में है। मेटूर बांध किस में? कावेरी नदी पर बनाया गया है। और अलमट्टी बांध किस पे बनाया गया है? कृष्णा नदी पर। तो आप अपने कुछ फैक्ट से भी आंसर निकाल सकते हैं एलिमिनेशन टेक्निक से। ये टेक्निक हमें लगता है अभी तक आपको आ गई होगी। ठीक है, अगर आपके पास एक लिस्ट है और आपको पता है कि कौन सा बांध कौन सी नदी पे बनाया गया है, तो उसमें से कुछ ऐसा भी अचानक से आ गया जो आपने कभी नहीं सुना है, तो भी उसको आप सही तरीके से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी एलिमिनेशन टेक्निक आप इसमें यूज कर सकते हैं। फिर आ गया क्वेश्चन वही अलमट्टी बांध, उसी क्वेश्चन से हम इसको कर सकते हैं। किस पे है? कृष्णा नदी पर। कहाँ पे है? कृष्णा नदी पर। बिल्कुल कृष्णा।
हाँ बिल्कुल अर्चना द्विवेदी जी, सही आंसर है। बहुत सारे लोगों का आंसर बहुत अच्छा दे रहे हैं आप लोग जवाब। तिलैया बांध अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। मथान, तिलैया, बैल पहाड़ी कौन सी नदी पे है बताइए। मथान, तिलैया, बैल पहाड़ी, ये सभी बांध किस पर हैं अभी देखा है हम लोगों ने। बराकर नदी पर। बराकर नदी का उद्गम कहाँ से आप देखे बताइए। कौन से क्षेत्र में बहती है आप देखेंगे। मणिपुर, मणिपुर वाले रीजन, पश्चिम बंगाल वाले रीजन, असम वाले रीजन, ठीक है, ये सब रीजन में इनका जो है। असम नहीं, बराकर में अब कौन सा नदी है। दो तीन नदियों का संगम से मिलकर बनती है, ये भी बताइए आप। सूची, फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाई। मेटूर, मयूराक्षी, नागार्जुन सागर और उड़ीसा। आप देख लीजिए हीराकुंड का भी आपको पता है कहाँ पे, डी का 4। तो डी का 4 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। एक से ही आपने क्या किया, एलिमिनेट करके आंसर निकाल लिया। ऑप्शन ए में डी का 4 है। बाकी देख लीजिए मेटूर कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। मयूराक्षी परियोजना देख लीजिए पश्चिम बंगाल। नागार्जुन सागर तमिलनाडु। ओके, चीज़ें क्लियर हैं आपको। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों का पार्टिसिपेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। डेली जुड़िए आप लोग, सभी चीज़ें आपको क्लियर करा दी जाएंगी, याद हो जाएंगी। जस्सी जी सही है आपका, सुरेश कुमार, कनक मिश्रा जी, हुकुम सिंह जी, गुड आफ्टरनून। जूही जफरी जी, आप काफ़ी लेट जुड़ रही हैं, समय से आके क्लास लिया कीजिए आप लोग। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, बहुउद्देशीय परियोजनाएं और नदियां। बहुउद्देशीय परियोजनाएं और नदियां। इडुक्की बताइए, इडुक्की नदी। माता टीला, माता टीला बताइए। आपको पता है माता टीला कौन सी नदी पर है, बेतवा नदी पर। नागार्जुन सागर किस पे है बताइए, कृष्णा नदी पर, आपको पता ही है। पोंचमपात किस पे है, गोदावरी नदी पर। और पेरियार, इडुक्की नदी पेरियार नदी पर। तो आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइए, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का 4, ए का 4 किस में है, दो में है, दो गया, ऐसे काट दीजिए। अब बी का वन किस में है, बी का वन आप देखेंगे ए में नहीं है। तो ये सिर्फ दो, अगर आपको पता है, अगर इडुक्की भी पता है और माता टीला बेतवा पता है, तो दो सही आंसर आ जा रहा है। पूरा पता भी नहीं है तो भी, तो एलिमिनेशन टेक्निक यूज कीजिए, हर क्वेश्चन में यूज कीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच कराइए। शिव समुद्रम कौन सी नदी पर है बताइए। शिव समुद्रम आपको पता है कर्नाटक में कावेरी नदी पर है। नागार्जुन सागर कौन सी नदी पर है, कृष्णा में, तेलंगाना। आप देखेंगे कौन सी नदी को, तेलंगाना और तमिलनाडु। इसमें जो है आपको ये तमिलनाडु मतलब तमिलनाडु और तेलंगाना वाले रीजन को जो है क्या करता है, ये उन दोनों रीजन के बीच में जो है सिंचाई परियोजना के लिए इसको यूज किया जाता है। ओके, खम्मम, नलगंडा और जो है ये सब रीजन में इसको सिंचाई के लिए उपयोग किया जाता है। ओके, बिल्कुल रिया पांडे जी सही आंसर दे रहे हैं आप। टिहरी, टिहरी आप देखेंगे कौन सी परियोजना किस पे है, भागीरथी नदी पर। जायकवाड़ी क्या है, किस पे है, गोदावरी पे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए का बी, फर्स्ट का बी किस में है, सब में है। बी का द, दो का द किस में है, दो में है, दो गया। अब देख लेते हैं तीसरा, तीन का श, तीन का श किस में है, ऑप्शन ए में है, बी भी गया। तो तीन से भी आप निकाल ले रहे हैं। बहुत अच्छा, आप सबका रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का, सभी फ्रेंड्स, हमारे सभी साथी, सबका धन्यवाद। इतने आप लोग एक बार सेशन एक बार प्लीज़ शेयर कर दीजिए, एक बार सेशन प्लीज़ शेयर कर दीजिए। हम लोग लास्ट चल रहे हैं लगभग, आप लोग सेशन शेयर कर दीजिए, रिक्वेस्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, कालपोंग जल विद्युत परियोजना। कालपोंग जल विद्युत परियोजना कौन से राज्य में अवस्थित है आपको पता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कालपोंग जल विद्युत परियोजना, ये आप एग्जैक्टली याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग है। यहाँ सबको याद नहीं होता ये वाला डाटा, याद कर लीजिए, थोड़ा अलग डाटा है। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन हमने बात किया था कहाँ पे, दार्जिलिंग पे। दार्जिलिंग में सिद्रा बाग कब बनाया गया था, 1897 में, ईस्वी में, ठीक है। ओके, वहाँ पे जल विद्युत आपूर्ति के लिए इस स्टेशन का निर्माण किया गया था। बिल्कुल अंडमान, ईवा जी बिल्कुल, अमिता दुबे जी, मानसी जी, दिशा द्विवेदी जी, सबका सही है बिल्कुल। कामना जी, बिल्कुल बिल्कुल, लाइक कर दीजिए सभी लोग, लाइक और सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद कामना जी आपका। अगला क्वेश्चन, भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना बताइए। दार्जिलिंग में, शिव समुद्रम में, मोहरा में या खोपाली में बताइए। हम लोगों के पास लास्ट के
बचे हुए हैं कितने को टाइम, लगभग 20 मिनट बचे हुए हैं, तेजी से हम लोग करेंगे। प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना आपको पता, अभी हम लोगों ने बताया कहाँ, दार्जिलिंग में, आपका है सिद्रो बाग में आपको देखने को मिलेगा। 1897 जो 97 में इसका निर्माण हुआ था। ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा कौन सा है, 1902 में आप में देखेंगे कौन सा था ना, शिव समुद्रम परियोजना 1902 में जो है उसका निर्माण किया गया था, सेकेंड नंबर पे। अगला क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बांध और प्रदेश, कौन सा बात कौन सा, फर्क का सबको पता है, पश्चिम बंगाल में। और घाट प्रभा कहाँ है, सबको पता है, कर्नाटक में। हीराकुंड कई बार आ चुका है, उड़ीसा में। काकरापार आप देखेंगे कहाँ पे है, गुजरात में। तो ए का 1, बी का 4, ए का 1 बी का 4 किस में है, दो से ही आप आंसर निकाल ले रहे हैं, देखें सभी की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ए का 1, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। ओके, क्लियर, यहां तक चीजें क्लियर हैं आपको। सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड आप देखेंगे फिर से वैसा ही क्वेश्चन आया है। रिहंद आपको पता है उत्तर प्रदेश में है, सोनभद्र में आप देखेंगे रिहंद नदी पर है। उकाई परियोजना आपको पता है कहाँ पे है, तापी नदी पर। कहाँ पे है, तापी नदी पर, गुजरात में है या, बिल्कुल गुजरात में है। हीराकुंड आप देखेंगे उड़ीसा में महानदी पर। कोयना आप देखेंगे कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए का श, फर्स्ट का स, सेकेंड का द, दो ऑप्शन गया आपका, दो बचा। हीराकुंड का मतलब 3 का ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिल्कुल गुजरात बता रहे हैं ईवा जी। अ, रिया पांडे जी, फरक्का पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही आंसर है रिया पांडे जी, बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रही हैं। जस्सी जी का भी आंसर सही आया है, बिल्कुल जस्सी जी, आप लोग ऐसे आंसर देते रहिए। अगला क्वेश्चन है आपका, सही सुमेलित नहीं है बांध और झील। देख रहे हैं कितनी बार आपसे हम लोग करा दिए क्वेश्चन को, रिपीट इतनी बार हो गया ना कि इसी सेशन से जाने के बाद आपको कभी नहीं भूलेगा, इतनी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो इतना इंपॉर्टेंट है, देखेंगे गोविंद सागर, सतलज नदी, कोयलरी झील, कृष्णा, उकाई, ताप्ती और वुलर झेलम पे, बताइए कौन सा सही है, इसमें कौन सा सही है। 593 वुलर झील आप देखेंगे झेलम पे, उकाई आपने देखा ही है सही है, तापी पे। केलोरी झील कृष्णा पे है, बिल्कुल पता है आपको। कौन सा इसमें गलत है बताइए, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, 593। अभी 568 पे चल रहे हैं आप परमेश्वर जी, परमेश्वर चंद्र जी, आप अपना क्वेश्चन देख लीजिए, थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी देर चल रहा है। सचिन वर्मा जी का बता रहे हैं बी, कोलेरू झील बी, गोदावरी पे है, अच्छा ऐसा है। उकाई परियोजना कुल्लर झील ये भी सही है, गोविंद सागर सतलज पे है। ठीक है, केलोरी झील 593। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, सभी स्टूडेंट्स का सही है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, गलत है, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है। कोलेरू झील, ठीक है। ओके ओके, आंध्र प्रदेश वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा, गोदावरी सागर के, गोदावरी नदी के निकट। ओके। अगला क्वेश्चन, कालागढ़ बांध किस पर बनाया गया, कालागढ़ बांध यमुना पर, शारदा पर, गंगा पर या रामगंगा पर। आप देखेंगे रामगंगा नदी पर इसका निर्माण किया गया था, कालागढ़ बांध का। अगला क्वेश्चन है, तवा परियोजना कौन से कहाँ से संबंधित है, तवा बालाघाट, बस्तर, होशंगाबाद या मंडला, बताइए। 595 नंबर क्वेश्चन, बी सही था पहले, बिल्कुल बिल्कुल जस्से जी आपका सही है। सर मैं दो ऑप्शन को एलिमिनेट कर देती हूँ, 50-50 में रॉन्ग वाला ही टिक करती हूँ। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बढ़ा लीजिए, है ना। 50-50 में जो है, जो पहले माइंड में आए ना, जैसे कि क्या होता है कि जब हम 50-50 में पहुंच जाते हैं दो एलिमिनेट करने के बाद, तो हम इस स्थिति में होते हैं कि दो में से एक सही कर लें। तो उसमें सबसे पहले माइंड में जो आए स्ट्राइक करे ना, सबसे पहले माइंड में जो आए वो, हाँ वही आंसर बताइए आपका सही हो जाएगा, जो सबसे पहले माइंड में स्ट्राइक करे, क्योंकि सबकॉन्शियस में चीजें होती हैं ना, सबसे पहले जो स्ट्राइक करता है वही आंसर ज्यादातर सही होता है। ओके, तो इस बात का ख्याल रखिए, जब 50-50 में फंसिए ना, तो माइंड में सबसे पहला आंसर जो आ रहा है उसका वो सही लगाइए, वो सही हो जाएगा।
अच्छा अच्छा, रोल नंबर 24 जी, कंफ्यूज मत होइए, सही बताइए आप लोग। ओके, ठीक। अब देखेंगे होशंगाबाद, इसका आंसर क्या हो जाएगा? होशंगाबाद। तवा परियोजना कहाँ से संबंधित है? होशंगाबाद से संबंधित है। ठीक है, ओके, चीजें समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया? पोंग बांध बताइए। पोंग बांध किस नदी पर? अभी हम लोगों ने देखा ब्यास नदी पर बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी। पोंग बांध किस पर बनाया गया है? ब्यास नदी पर। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? बिल्कुल बिल्कुल युवा जी, वह सही होता है मोस्टली, बिल्कुल सही होता है जो सबसे पहले आता है। साक्षी सिस प्रिंसेस सिम, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग मेजा बांध बताइए, मेजा किस पे है? मेजा बांध किस पर है? आपको सबको पता है, कोठारी नदी। कोठारी नदी पर, याद कर लीजिए मेजा बांध कहाँ है? कोठारी नदी पर। ठीक है जस्सी जी, बिल्कुल सही हैं आप। तुलबुल परियोजना किससे संबंधित है? तुलबुल परियोजना बताइए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। तुलबुल परियोजना क्वेश्चन नंबर 98, 598। तुलबुल परियोजना। महाराणा प्रताप कहाँ चले गए हैं? जयेश जी, किसकी बात कर रहे हैं आप? तुलबुल परियोजना, सबसे पहला आंसर लिया जाएगा तुलबुल परियोजना का। ऋतु मिश्रा जी 97 का ए बता रहे हैं, 98 बताइए। तुलबुल परियोजना झेलम, बिल्कुल जयेश जी सही बताया आपने। झेलम नदी पर जो है देखेंगे क्या है, तुलबुल परियोजना है झेलम नदी पर। कहाँ पे है? झेलम नदी पर। अगला क्वेश्चन, बगलिहार पावर प्रोजेक्ट किस पे है? बगलिहार, अब देखेंगे जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया था, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है क्या? चिनाब नदी। चिनाब नदी से संबंधित है ये आपका बगलिहार पावर प्रोजेक्ट। चिनाब नदी पर बनाया जा रहा है, जिसपे जो है पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन किया था विश्व बैंक के सामने। ठीक है, चीजें क्लियर हैं आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 600 नंबर क्वेश्चन है, दमनगंगा गुजरात, गिरना महाराष्ट्र, पंबा केरल। ये बताइए आंसर। 600 नंबर क्वेश्चन का आंसर टॉप 3 लिया जाएगा। पीछे मत हो जाइए आप लोग, साथ में चलिए, है ना? तुरंत आंसर दीजिए, तुरंत फास्ट आंसर, सबसे फास्ट आंसर देने की कोशिश कीजिए सबसे पहले, है ना? 600 नंबर क्वेश्चन पे रुकेंगे, टॉप 3 लेंगे हम लोग। बताइए इसका। बताएं। कंफ्यूज हो जाता हूँ किस बात को लेकर, जिससे जी किस बात को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं आप? बताइए आप लोग। अब देखेंगे, ये भी सही है, दमनगंगा गुजरात में, गिरना महाराष्ट्र में, पाम्बा जो है सिंचाई परियोजना कहाँ का? केरल का। तो ऑप्शन क्या, डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे ये क्या होता है कि हम लोग पढ़े होते हैं, काफ़ी दिन हो जाता है, उसको टाइम होता है रिवीजन करने में, तो काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है। रिवीजन की कमी की वजह से, रिवीजन की कमी की वजह से क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ पढ़ने का। फ्लैश कार्ड के बारे में आपको पता है? फ्लैश कार्ड, फ्लैश कार्ड जो ग्रीन कलर में आता है, छोटे छोटे पेजेस होते हैं ना, फ्लैश कार्ड में इस टाइप के जो है क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए ना। नदियाँ परियोजना, नदियाँ परियोजना, उसको चिपका दीजिए, अपने रूम में चिपका दीजिए, या किसी कॉपी में पेज में चिपका दीजिए, एक बार उठाइए उसको देख लीजिए, या जेब में रख लीजिए, जेब में अपने पास फ्लैश कार्ड रखिए, उठाकर देखते रहिए। ये सब चीज़ें याद करने की चीज़ें होती है, रटने की चीज़ें होती हैं ना। तो ये रिवीजन की कमी से ही होता है, ऐसा कुछ नहीं कि आपके नॉलेज में कोई कमी है। रिवीजन की कमी की वजह से ऐसा होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है? बताइए। तपोवन आपको पता है, उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, उत्तराखंड में है ये तपोवन और विष्णुगढ़ परियोजना। अगला क्वेश्चन, महाकाली संधि कौन कौन से देशों के बीच में है? भारत और किस किस और देश के बीच में है? बताइए। इसका आंसर हो जाए, टॉप 3 आंसर लिया जाएगा। जी बिल्कुल जस्सी जी, माइंड में पीडीएफ बना ले, बिल्कुल बिल्कुल।
स्पेसिंग क्रिएट, जैसे कि आप क्वेश्चन ऐसे लिखिए, देखिए क्वेश्चन को बनाइए फॉर्मेट में, लिस्ट के रूप में, यहाँ पे डालिए कैसे, नदी और यहाँ पे परियोजना, है ना, इस तरीके से लिस्ट बना लीजिए। ओके, उसके बाद इस लिस्ट में जितने भी नदी हैं उसमें परियोजना कौन कौन सी है बना के रख लीजिए, है ना। बीच बीच में एक टाइम निर्धारित कीजिए कि हम इसको ऐसे निकाल के देखेंगे, घूमते हुए पढ़ते, मतलब चाय पीजिए, उठाकर हाथ में देखते रहिए, चाय पीते रहिए, मतलब इस तरीके से एकदम एंजॉयफुल मूड में इसको पढ़ते रहिए। एक बार याद कर लेंगे ना तो हमेशा दिक्कत नहीं करेगा। देखेंगे आप, ये महाकाली संधि भारत और नेपाल के बीच में जो है, बिल्कुल नेपाल आया है बहुत सारे लोगों का, खुशी कश्यप जी का, है ना, प्रिंस जी का, रिया पांडे जी का, बहुत लोग सही आंसर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। आप देखेंगे कलपक्कम तमिलनाडु में सही है, नरोरा आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में, तारापुर महाराष्ट्र में, राणा प्रताप सागर ये आपका मध्य प्रदेश में न होकर कहाँ पे है बताइए, इसका आंसर दीजिए। राणा प्रताप सागर कहाँ पे है? बिल्कुल नेपाल, सबका सही है, मुस्कान वर्मा जी, अर्चना त्रिपाठी। और रितु जी का गलत है, बता रही हैं। रोल नंबर 24 बिल्कुल सही है आप लोगों का, ठीक है। इसका आंसर बताइए, बिल्कुल सही है, इसका आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना बताइए। कल्पसर परियोजना, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ पे है? गुजरात में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में? 604 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, 604। राजस्थान, बिल्कुल राजस्थान में, जस्सी जी सही बताया आपने। वाड़ सागर परियोजना कहाँ पे है? राजस्थान। कौन सी परियोजना थी? राणा प्रताप, सॉरी, ठीक है, ओके। ओके, ठीक, यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आ गई। आप देखेंगे मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहाँ पे है? गुजरात में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात बिल्कुल, जिसका भी बिल्कुल, बहुत सारे, जस्सी जी गुजरात बता रहे हैं, और मुस्कान वर्मा जी भी सही बता रही हैं, बिल्कुल अनन्या भी सही बता रही हैं। गलत बता रहे हैं अनन्या जी, अब राजस्थान बता रही हैं। माही बजाज परियोजना गुजरात में, राजस्थान। चंबल परियोजना राजस्थान, ब्यास परियोजना, यहाँ पे देखेंगे एक ऑप्शन ये है आपका, चंबल परियोजना, राजस्थान पंजाब हरियाणा के बीच में नहीं, आपको पता है चंबल परियोजना कहाँ है? राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात उसकी परियोजना है, ठीक है, तो याद कर लीजिए, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बाकी सब इंदिरा गांधी आप देखेंगे राजस्थान पंजाब हरियाणा, और ये ब्यास परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा, ये भी सही है। माही बजाज भी सही है, गुजरात और राजस्थान के बीच में। अगला क्वेश्चन, सुईल नदी कहाँ है? सुईल नदी बताइए, सुईल नदी, सुईल नदी कहाँ पे है? आप देखेंगे कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में सुई नदी है। 606, 606, 606। चंबल राजस्थान, एमपी गुजरात, बिल्कुल जस्सी जी। अगला क्वेश्चन, शक्ति और परियोजना, कितने कितने टाइम बचे हुए हैं? 10 मिनट और बचे हैं, तेजी से हम लोग करेंगे, तेजी से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, ठीक। आप देखेंगे शिव समुद्रम कहाँ है? कावेरी नदी पर। कहाँ पे? कावेरी नदी पे, कावेरी, कर्नाटक। ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जवाहर सागर राजस्थान में, नागार्जुन सागर ये आंध्र प्रदेश, गांधी सागर मध्य प्रदेश, आपको पता है, ठीक है, बिल्कुल जस्सी जी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है बताइए, इसमें बताइए। हीराकुंड महानदी पर बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर गोदावरी पे है क्या? सरदार सरोवर, ये देखिए सही है, ये भी सही है आपका। हीराकुंड भी सही है। नागार्जुन सागर किस पे है? गोदावरी पे नहीं है, किस पे है? कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी, है ना, कृष्णा नदी। 607 का सी। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है? तिस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय कौन सी नदी पर प्रस्तावित है बताइए। आप देखेंगे ये आपका पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित है। कहाँ पे प्रस्तावित है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, ओके। अगला क्वेश्चन है, तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है बताइए। तीस्ता जल विद्युत परियोजना
कहाँ पे है? सिक्किम में। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, बहुउद्देशीय परियोजना संबंधित नदी। रिहंद, आप बताइए रिहंद किससे संबंधित है? हाँ, रानी लक्ष्मीबाई और टिहरी। रामगंगा, रामगंगा किससे संबंधित है? सीधे आप इससे बना देंगे, डी का वन किस में है? एक में है। दो ऑप्शन आपका गया, दो बचा, सी और डी। रानी लक्ष्मीबाई, टिहरी बांध। टिहरी बांध आपको पता है किस पे? भागीरथी पर। सी का टू किस में है? दोनों में है। उसके बाद रिहंद बांध किस पे है? रानी लक्ष्मीबाई बेतवा पे। बी का फोर किस में है? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, डी का वन और ए का थ्री, ए का थ्री। तो रिहंद सोन नदी पर, ठीक। कौन सा सही हो जाएगा? 3421, 3421 बिल्कुल सही है। जस्सी जी काफ़ी अच्छा आंसर देते हैं आप, अच्छी तैयारी है आपकी। मुस्कान वर्मा जी भी सही बता रही हैं, बहुत सारे लोगों का सही है। नहीं, मुस्कान वर्मा जी आपका गलत है, सी सही होगा। उत्तर प्रदेश की रानी लक्ष्मीबाई परियोजना निर्मित है किस पर? बताइए। बेतवा नदी पर। बेतवा नदी पर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बनाई गई है, बेतवा नदी पर। बिल्कुल सही है, सी जी, इवा जी बिल्कुल सही है। दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? 613 नंबर क्वेश्चन बताइए, 613 नंबर क्वेश्चन, 613 नंबर क्वेश्चन। दुलहस्ती बताइए। रोल नंबर 24 बेतवा, ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। दुलहस्ती बताइए, सिंपल क्वेश्चन है। अंगद यादव जी, आप भी दीजिए, तेजी से आंसर दीजिए और सही आंसर दीजिए, आपका भी नाम लिया जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आंसर आप सही देंगे तो आपका नाम सबसे ऊपर रहेगा, ठीक है। तो ज़्यादातर मैं सही आंसर वाले लोगों का नाम लेता हूँ, ठीक है। चिनाब, जितेश यादव जी, ठीक है। दुलहस्ती बताइए, दुलहस्ती। बिल्कुल सही आंसर दिए हैं जीएस जी आप। चिनाब, दुलहस्ती हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ पे है, किस पे बनाया गया है? चिनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन आपका, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दुलहस्ती चिनाब पे इंदिरा सागर, सतलज, नागार्जुन सागर, कावेरी और उकाई ताप्ती पे है। आप देखेंगे यहाँ पे ये गलत होगा, अभी फिर से कावेरी नौ का क्या होगा? कृष्णा, कृष्णा नदी पर बनाया गया है, कृष्णा नदी। इंदिरा सागर सही है, दुलहस्ती चिनाब पे है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी, सी जिसका सही है, सी पर आइए, चिनाब। पिछले क्वेश्चन से आगे बढ़िए, सी, रोल नंबर 24 बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भद्रा, भवानी सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर। बताइए इसका आंसर, बताइए भद्रा। देखिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। भद्रा देखेंगे कर्नाटक में, आप देखेंगे भवानी सागर तमिलनाडु में और गांधी सागर मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर राजस्थान में, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे सेशन को एंड करेंगे, ठीक है। हम लोगों ने लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश की है, लगभग 115 क्वेश्चन करने की कोशिश की है ना। तो आप लोग अभी सेशन में बने रहेंगे, अमित सर तुरंत आपका 4 बजे से स्टार्ट कर देंगे सेशन को, ठीक है। आज के प्यार और समर्थन के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। डेली आप 2 से 4 जरूर जुड़िए, ठीक है। सभी चीज़ें आपको यहाँ पर ज्योग्राफी के कवर कराए जाएंगे। अगले 4-5 मिनट में आप देखेंगे, आज स्टार्ट कर देंगे अमित सर, कहीं नहीं जाएंगे आप लोग, ठीक है। आज के क्लास के लिए आप एक और चीज़ कि आप लोग क्लास खत्म होने के बाद लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है। आपको कैसी लगी क्लास, और जिसका जितना नंबर है ना उसको जरूर मेंशन कीजिए, कितना नंबर आपका सही हुआ है। 110 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो क्या होगा, पिन किया जाएगा, ठीक है। तो आज के क्लास के लिए धन्यवाद। और अगर आपको पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए क्रीडोज आईएएस का, ठीक है। इसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको सभी चीज़ों का जो आपकी क्लास है उसका पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ ये आपको कमेंट यहाँ पे देखेंगे, यूट्यूब चैनल में आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन है क्रीडोज चैनल, तो उसको ज्वाइन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।